Good afternoon, everyone. Okay, I'm audible to you guys. आवाज आ रही है मेरी सबको? Yes, miss. Okay. So last lecture, 2 लेक्चर पहले हम लोगों ने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, राइट? फिर से एक बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, की जरूरत है थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं. हिस्टोरिकल रिसर्च देखा था हम लोगों ने, दैट फिजिकल एंड नेचुरल साइंस इज टोटली डिफरेंट एंड हिस्टोरिकल रिसर्च आर टोटली डिफरेंट. Another 3 ways जो आपके टेक्स्ट बुक में बताया गया है, ऐसे 3 टाइप्स है जिसके थ्रू आप हिस्टोरिकल रिसर्च कर सकते हो. तो डिपेंड अपॉन द हिस्टोरियन को कौन सा स्टाइल अडॉप्ट करना है या हिस्टोरियन को कौन सा वे अडॉप्ट करना है, ये हिस्टोरियन पर डिपेंड करता है. जो हिस्टोरियन हिस्टोरिकल रिसर्च करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें उसको कौन से टाइप अडॉप्ट करने हैं. सो टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज पे बताया गया है यहाँ पे, जो हम लोगों ने 2 लेक्चर पहले पढ़ा था, दैट इज सबसे पहले हिस्टोरियन जो है वो क्या करेगा. हिस्टोरियन कोई भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, राइट, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करने वाला है. मतलब क्या, एकदम डीपली जाके एंड यू नो व्हाट ईच एंड एवरी हम लोगों को देखने मिलता है कि माइन्यूट से माइन्यूट चीजें भी वो क्या करने वाला है, यहाँ पे देखने वाला है. हिस्टोरियन जो है जब हिस्टोरिक सर्च करेगा, बिकॉज हिस्ट्री कैन नॉट बी रिक्रिएटेड, हम लोग उस टाइम और स्पेस में जा नहीं सकते, राइट? या हिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए लैब नहीं होते हैं, लेबोरेटरी नहीं होती है जैसे फिजिकल साइंस और नेचुरल साइंस के लिए. तो आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे 3 वेज बताए गए हैं जिसके थ्रू हिस्टोरियन हिस्टोरिकल रिसर्च कर सकते हैं. तो आपके टेक्स्ट बुक में कौन से 3 टाइप है? फर्स्ट हम लोगों को देखने मिलता है, दैट इज सबसे पहले टाइप पे अगर हम लोग आएंगे तो दैट इज लेटरिंग स्टाइल, राइट? लेटर लिखने का तरीका. नेक्स्ट इज ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, ऑथर किस हिसाब से लिख रहा है, ऑथर की लिखावट कैसी है, हैंड राइटिंग कैसी है. मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये बुक कब लिखी गई थी, या ये आर्टिफैक्ट कब अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आर्टिफैक्ट कब लिखा गया था, या तो फिर ये लेटर कब लिखा गया था, राइट? ये सब चीजें हम लोगों को, ये सब क्या है भाई, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट देखना पड़ता है. लिखावट के बेसिस पे हम लोगों को देखने मिलता है कि हिस्टोरियन यहाँ पे कंक्लूड करता है as per the writing style, as per the lettering style, historian is going to conclude कि ये कितने साल पुराना है, 200, 300, 400 साल, कितने साल पुराना है, ये हिस्टोरियन कंक्लूड करेगा. पेपर का स्टाइल पेपर का टाइप होता है, डिपेंड, जैसे जमाना बदलते जाता है पेपर हम लोगों को देखने मिलता है उतने बट पेपर्स में भी चेंजेस दिखाई देते हैं. तो पेपर जो है वो कौन से कलर का है, या पार्चमेंट पे लिखा गया है, या फिर आर्टिफैक्ट स्टोन का है, कॉपर का है, गोल्ड का है, सिल्वर का है, राइट? इंस्क्रिप्शन है, या तो फिर व्हाट हम लोगों को देखने मिलता है कि जो मटेरियल अवेलेबल है या जो हिस्टोरिकल रिसर्च करने के लिए जो सोर्स अवेलेबल है, दैट इज इंस्क्रिप्शन, पार्चमेंट, और हमारे पास पेपर है. तो पेपर का स्टाइल देखा जाता है, राइट, टाइप देखा जाता है. फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि पार्चमेंट है. पार्चमेंट मतलब पहले के जमाने में जो जानवरों की चमड़ी हुआ करती थी उसको थोड़ा सा पॉलिश करके उसको इस्तेमाल किया जाता था लेटर लिखने के लिए, तो पार्चमेंट का इस्तेमाल किया गया है. या फिर इंस्क्रिप्शन है कोई, तो इंस्क्रिप्शन पे भी लिखावट होती है ना, कैसे लिखा गया है, राइट? कौन से जमाने की ये लैंग्वेज है, ब्राह्मणी लैंग्वेज है, मोडी लैंग्वेज है, या फिर हिंदी लैंग्वेज है, या तो फिर संस्कृत लैंग्वेज है, या पुराने जमाने की लैंग्वेज है, वो सब लैंग्वेजेस, राइट? फिर उसके बाद में हम लोगों को देखने मिलता है स्टैम्प अथॉरिटी. स्टैम्प अथॉरिटी की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो पहले के जमाने में भी स्टैम्प, जैसे आज स्टैम्प यूज होते हैं, पहले के जमाने में भी स्टैम्प यूज किए जाते थे. नेक्स्ट, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, दिस इज इंपॉर्टेंट. ये जो ग्रीन बॉक्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सबसे पहले व्हाट हिस्टोरियन इज गोइंग टू डू, पहला पॉइंट आता है कि हिस्टोरियन क्या करने वाला है. क्रिटिकल एग्जामिन ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री, जो भी सोर्सेज हिस्टोरियन के पास अवेलेबल है उसको क्रिटिकली एग्जामिन करेगा. एक नहीं 10 बार पढ़ने वाला है वो, right? That particular person is not going to read for 1 time or 2 time or thrice or for 4 time, right? भाई बंदा जो है, जो हिस्टोरियन होगा या होगी, वो लोग 10 बार पढ़ेंगे. जब तक उनके डाउट सॉल्व नहीं होते हैं तब तक वो लोग पढ़ने वाले हैं. एग्जामिन रिलेवेंट रेफरेंस ऑफ अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन. सिर्फ एक किताब पढ़ के कोई मतलब है, उसके रिलेटेड रेफरेंस बुक पढ़ो, राइट?
उसके रिलेटेड बहुत सारी किताबें होंगी। अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं मुगल डायनेस्टी के ऊपर किताब पढ़ रही हूँ, तो मुगल डायनेस्टी के ऊपर सिर्फ क्या एक किताब अवेलेबल है? देयर आर लॉट ऑफ बुक्स। जैसे तुजुकी बाबरी है, मुगल एम्पायर के ऊपर है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, फिर उसके बाद में हम लोगों को देखने मिलता है कि अकबरनामा है, सुजुकी तैमूरी है। ये सब किताबें मैं पढ़ने के बाद मुझे पता चलेगा कि मुगल डायनेस्टी कब, मुगल डायनेस्टी कौन थी, उनकी शुरुआत कैसे हुई, और कैसे यू नो दैट पीपल इन्वेडेड टू इंडिया एंड कैसे उन्होंने इंडिया पे राज किया। ये सब चीजें जो है मुझे 10 किताब और उसके रिलेटेड सब किताब पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट हम लोगों को देखने मिलता है योर थर्ड पॉइंट, कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, हाईलाइटिंग the process that leads to an historical transition, carrying out the comparative analysis, highlights, point को highlight करना, जो main point है उसको highlight करना, that is very much important। और जो historical transition को बताता है उन points को highlight करना is very much important। मीन्स जब मैं कोई भी related या reference book पढ़ने वाली हूँ, या फिर किसी कोई पर्टिकुलर हिस्ट्री के रिलेटेड कोई किताब पढ़ने वाली हूँ, इन दैट केस व्हाट आई एम गोइंग टू डू, चेंज क्या क्या हुआ, उन चेंजेस को, ट्रांजिशन चेंजेस जो भी हुए उन चेंजेस को मैं हाईलाइट करने वाली हूँ और कंपेयर करने वाली हूँ हर एक बुक से। Right. Next, understanding the reference regarding the time and space of given historical event and also various conceptual framework used in the historical research method. हर एक हिस्टोरियन का अपना अपना कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है, राइट? मैं उस टाइम और स्पेस में जाऊंगी, उसके बारे में जाऊंगी एज एन इमेजिन करूंगी, सोचूंगी मैं, राइट? और फिर मैं हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने वाली हूँ और अपना एक फ्रेमवर्क दिमाग में रेडी करने वाली हूँ कि ये हादसा, सब इवेंट को मैं क्या करने वाली हूँ, एक दूसरे से जोड़ने वाली हूँ। जितने भी पास्ट में इवेंट हुए उन सब इवेंट्स को मैं जोड़ने वाली हूँ, एक दूसरे से रिलेट करने वाली हूँ, कंपेयर करने वाली हूँ, एंड फिर मेरा एक फ्रेमवर्क, मेरा एक पैटर्न में दिमाग में बिठाऊंगी, एंड फिर मुझे समझ में आएगा यस कि उस टाइम में, उस स्पेस में ये सब हादसे हुए थे। नेक्स्ट, formulating relevant question in the view of historical reference। मैं दिमाग में अपने क्वेश्चंस पैदा करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ क्वेश्चंस इन माय माइंड। मेरे माइंड में अलग अलग क्वेश्चंस जनरेट होने वाले हैं कि ये हादसा क्यों हुआ था, इसके पीछे की वजह क्या है, ये हादसा हुआ था तो ये हादसा हुआ था, फिर ये हादसा हुआ था, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि questions, I'll make a questions in my mind, I'm going to generate the questions in my mind, जिससे मैं क्या करूंगी, जितने क्वेश्चंस मेरे माइंड में क्रिएट होंगे, बनेंगे, उतने ही मैं क्या करूंगी, उतना ही जाके मैं बुक्स पढ़ूंगी। और बुक्स पढ़ने के बाद फिर मेरे जो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आए थे, जो मैं बाद में मैं ऑब्वियसली उसको नोट डाउन करूंगी, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मुझे पता है कि मेरे दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब क्वेश्चंस मुझे वही बुक्स में मिलने वाले हैं रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर हिस्ट्री। मतलब जो हिस्ट्री के रिलेटेड बुक रहेगा या फिर जो रेफरेंस बुक रहेगा उसी में मुझे वो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस दैट इज अज्यूम करना। आई एम गोइंग टू अज्यूम। हिस्ट्री में हम लोग प्रॉपर 100% कंक्लूजन पे नहीं आ सकते हैं। हम लोगों को 70% हिस्ट्री जो है वो रियल रह सकता है, 25% उसमें इमेजिनेशन हो सकता है। एज आई टोल्ड यू, हिस्ट्री कैन नॉट बी रिक्रिएटेड। सो फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस इज लाइक अजम्पशन। मैं अज्यूम करूंगी उस गिवन, उस पर्टिकुलर टाइम में ये हुआ था, उस पर्टिकुलर टाइम में वो हुआ था, राइट? 25% तो मेरा अजम्पशन रहेगा ही रहेगा, बिकॉज के लिए कोई लैब नहीं है, हिस्ट्री कैन नॉट बी रिक्रिएटेड। नेक्स्ट हम लोगों ने नेक्स्ट मेथड जो है दैट इज आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी जितने भी साइट्स है, ओल्ड पुराने बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, उनको, उनके ऊपर स्टडी करना, विजिट करना वहां पे, और वहां पे जाके स्टडी करना कि क्या हुआ था, क्यों ये बिल्डिंग बनाया गया था, मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया गया है, पत्थरों पे क्या लिखा है, वॉल पे क्या लिखा है, वॉल पे कौन से पेंटिंग्स एंड ऑल। आर्काइवल साइंस, आर्काइवल साइंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो पुराने लेटर्स, आर्टिफैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, इसको आर्काइव में रखा जाता है। लाइब्रेरी इज डिफरेंट एंड आर्काइव इज डिफरेंट, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर। आर्काइवल साइंस मतलब क्या, जो भी पुराने डॉक्यूमेंट्स है, पुराने आर्टिफैक्ट्स है, राइट, या पुराने हम लोगों को लेटर्स दिखाई देते हैं, उनके ऊपर डीप स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड आर्काइवल साइंस। Manuscriptology. Manuscriptology is in manuscript, as in South Asian script. Manuscript को हम लोग South Asian script भी बोलते हैं। Manuscriptology as in
साउथ एशियन स्क्रिप्ट को स्टडी करना, जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज इज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, राइट, फिर उसके बाद में मालदीव्स, ये सब साउथ एशियन कंट्रीज है। तो यहाँ पे जितनी भी हिस्टोरिकल किताबें लिखी गई है वो सब हम लोगों को देखने मिलता है कि वो मनुस्क्रिप्ट है, पुराने जमाने की लैंग्वेज है वो। तो मनुस्क्रिप्टोलॉजी इज लाइक स्टडिंग अबाउट द साउथ एशियन कंट्रीज के लैंग्वेज को स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड द मनुस्क्रिप्टोलॉजी, राइट। एपिग्राफी, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, ये जो इंस्क्रिप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे समुराइन सिविलाइजेशन का, राइट, हम लोगों को देखने मिलता है। ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है हमारे इंडिया में, तो ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन आपको देखने मिलने वाले हैं, राइट। तो ये इंस्क्रिप्शन को स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एपिग्राफी। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, जितने भी लेटर्स है, पुराने जमाने के लेटर्स है, उनका लिखने का तरीका, स्टैम्प अथॉरिटी, ये सब स्टडी करना, इसको क्या बोलते हैं, लेटरिंग स्टाइल को स्टडी करना। लिंग्विस्टिक एज इन लैंग्वेजेस, When I talk about the linguistic में हम लोगों को देखने मिलता है लैंग्वेजेस आते हैं, सब जितने भी लैंग्वेजेस है, पुराने लैंग्वेजेस जैसे तेलुगु लैंग्वेज है, तमिल लैंग्वेज है, फिर उसके बाद में हम लोगों को देखने मिलता है कि समुराइन सिविलाइजेशन की लैंग्वेज है, फिर हम लोगों को देखने मिलता है चाइनीज लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज है, राइट, या फिर हमारे इंडिया में अगर हम लोग बोलेंगे संस्कृत लैंग्वेज है, ब्राह्मणी लैंग्वेज है, मूडी लैंग्वेज है। दिस ऑल लैंग्वेजेस आर लाइक ओल्ड लैंग्वेजेस। तो ये लैंग्वेजेस की जब हम लोग बात करते हैं तो उन लैंग्वेजेस को स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड द लिंग्विस्टिक। न्यूमिस्मेटिक, स्टडी ऑफ कॉइन्स, वेरियस कॉइन्स, पुराने जमाने के जितने भी कॉइन्स हैं, जब हम लोगों को एक्सकवेशंस के वक्त मिलते हैं, राइट, तो वो कॉइन्स को स्टडी करना। मुगल डायनेस्टी का जब राज था तब कौन से कॉइन्स का इस्तेमाल किया जाता था, जब मराठा डायनेस्टी का राज चल रहा था तो कौन से कॉइन्स का इस्तेमाल किया जाता था, एंड ऑल। नेक्स्ट इज द जीनोलॉजी। जीनोलॉजी इज लाइक अ फैमिली ट्री, राइट। यहाँ पे हम लोग फैमिली ट्री, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूंगी तो तैमूर, राइट, बादशाह तैमूर, ही वाज द फर्स्ट किंग ऑफ द मुगल डायनेस्टी, राइट। उन्होंने मुगल सल्तनत की शुरुआत की थी, या फिर मुगल एम्पायर की शुरुआत की थी, राइट। एंड फिर उसके बाद हम लोगों को देखने मिलता है कि सब बाकी के लोग आए, राइट। उसके बाद हम लोगों को देखने मिलता है कि एक लोग जो आने लगे, लाइक बादशाह तैमूर के, फिर बादशाह तैमूर के बाद फिर बादशाह बाबर है, फिर अकबर है, फिर जहांगीर है, फिर हम लोगों को देखने मिलता है औरंगजेब है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, राइट। तो ये क्या है भाई, मैं जीनोलॉजी में स्टडी ऑफ फैमिली ट्री मीन्स, बादशाह तैमूर की शादी किसके साथ हुई, फिर उसके बाद में व्हाट, उनके कितने वाइफ्स थे, फिर उनके कितने बच्चे थे, फिर किसने मुगल एम्पायर को कैरी किया, बाद में किसने कौन पे बैठा, नेक्स्ट किंग, फिर वो बादशाह हम लोगों को देखने मिलता है बादशाह बाबर, फिर बादशाह बाबर ने उनके कितने वाइफ्स थे, फिर उनका व्हाट उसके बाद कौन बना। तो ऐसे वाइफ्स, बच्चे, सब ऐसे हम लोग यहाँ पे फैमिली ट्री बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड जीनोलॉजी। ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, द पर्सन who narrate history, that is called what हम लोगों को देखने मिलता है, उसको हम लोग हिस्टोरियन बोलते हैं। बट हिस्टोरिकल इवेंट्स को या हम लोगों को देखने मिलता है राइटिंग हिस्ट्री और नरेटिंग हिस्ट्री इज कॉल्ड एज एन हिस्टोरियोग्राफी। कोई भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को क्रिटिकली एग्जामिन करके, राइट, हिस्ट्री लिखना या हिस्ट्री नरेट करना, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरियोग्राफी। बट ये जो हिस्ट्री नरेट करता है और जो हिस्ट्री लिखता है, उस इंसान को हम लोग हिस्टोरियन बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, पुराने जमाने में हिस्ट्री लिखने का तरीका क्या था? पुराने जमाने में हम लोगों को देखने मिलता है हिस्ट्री वाज लाइक केव पेंटिंग, राइट। यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग तो दैट इज केव पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, बैलेड्स, फिर उसके बाद में हम लोगों को देखने मिलता है सिंगिंग सॉन्ग। दिस वाज द सोर्सेस, मतलब एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करने का क्या सोर्स था? तो केव पेंटिंग, जैसे अजंता एंड एलोरा के हम लोग को है कि वो केव है, उस केव्स में हम लोगों को सब पेंटिंग्स दिखाई देते हैं, तो उससे हम लोगों को ये तो पता चलता है मूर्तियां हैं, पेंटिंग्स है, तो हम लोगों को ये पता चलता है कि पुराने जमाने में लोग कैसे कपड़े पहनते थे या लोगों का पहनावा कैसा था, वगैरह वगैरह, राइट। एटलीस्ट हम लोगों को कुछ तो आइडिया मिलता है। सिंगिंग सॉन्ग्स, बहुत सारे सॉन्ग्स हम लोग गाते हैं विच इज रिलेटेड टू द हिस्ट्री, राइट। स्टोरी टेलिंग, पहले के जमाने में यही तो होता था
पहले के जमाने में सॉन्ग्स गाए जाते थे या फिर स्टोरी बोली जाती थी, which was what स्टोरी के थ्रू, मतलब एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को स्टोरी पास ऑन करेगा, राइट? जैसे हम लोग हमारे दादा दादी नाना नानी से किस्से कहानियां सुनते हैं, वैसे ही पहले होता था. देयर वाज नॉट रिटर्न सोर्स कुछ अवेलेबल नहीं था. व्हाट पीपल यूज्ड टू डू, वो लोग हिस्ट्री नरेट करते थे, एज इन एक जनरेशन टू दूसरी, वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन क्या करना, हिस्ट्री पास ऑन करना, फिर वो जनरेशन दूसरे को बताएगा, फिर दूसरा तीसरे को बताएगा, ऐसे जनरेशन टू जनरेशन हिस्ट्री पास ऑन होता था. सो दिस was an tradition of historiography, but modern historiography and ancient historiography में बहुत ज्यादा फर्क है. Modern historiography is completely different. Modern historiography is based on the scientific perspective. Scientific principles को follow करता है modern historiography. Modern historiography जो है वो anthropocentric है. मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी इज एंथ्रोपोसेंट्रिक. एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब क्या है? एंथ्रोपोसेंट्रिक इज अ कॉन्सेप्ट. एंथ्रोपोसेंट्रिक जो है एक टॉपिक है. एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब ये होता है ना कि जहां पे देयर इज नो रिलेशन बिटवीन डिवाइन पावर एंड ह्यूमन डीड्स. मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी ये नहीं बोलता है कि भगवान थे, देवी देवता थे, एंड यू नो व्हाट they were like god, goddess and devil, demons and all. मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी इन चीजों पे बेस्ड नहीं है. मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी इज एंथ्रोपोसेंट्रिक. मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी डील्स विद ह्यूमन डीड्स. एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब क्या? ह्यूमन कल्चर को बताना, ह्यूमन सोसाइटी को बताना, ह्यूमन डीड्स को बताना. तो ह्यूमन कल्चर, हम लोग, हमारा खाना पीना क्या है, हमारा रहन सहन क्या है, राइट? हमारी सोशल लाइफ कैसे है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन सोसाइटी. तो आज जो भी ट्रेडिशन हम लोग फॉलो कर रहे हैं, राइट, तो क्यों फॉलो कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्यों हिंदू कास्ट में 7 फेरे ही होते हैं, राइट? तो ये पहले से ही चलते आ रहा है ना. वी नेवर आस्क्ड द क्वेश्चन. तो एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? इट डील्स विद द ह्यूमन डीड्स, ह्यूमन सोसाइटी. यहाँ पे कहीं पे भी भगवान, देवी देवता या गॉड, गॉडेस, डीमंस, डेविल्स, लाइक इविल कोई नहीं आता है. इंसान जो कर्म करता है, इंसान डीड्स एज इन कर्मा, इंसान जो भी कर्मा करेगा वही उसको यू नो व्हाट मिलने वाला है रिटर्न में. ये मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी बोलता है, और इसी प्रिंसिपल पे मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी भी चलता है. तो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी डील्स विद द एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटीज, एंशिएंट ह्यूमन कल्चर, राइट? सो और पुराने जमाने में जो लोगों ने यू नो एंशिएंट सोसाइटीज में लोगों के जो कर्म थे, लाइक डीड्स, राइट, वही सब चीजें उनके आगे आई. हम लोग भी जो डीड्स करने वाले, हमारे जो डीड्स है या फिर हमारे जो यू नो व्हाट कर्मा है, वही हम लोगों को आगे मिलने वाला है. सो modern historiography deals with this. Now next is answer of this questions are supported by reliable evidence. मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी क्या बोलता है? जब भी आपको हिस्टोरिकल किताब पढ़ते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज गुड, बट ये क्वेश्चंस के कोई रिलायबल एविडेंस भी होने चाहिए. एविडेंस नहीं है तो दिस क्वेश्चंस आर द बेसलेस, और जो हिस्ट्री किताब आपने पढ़ी है दैट इज अ बेसलेस. एग्जैक्टली ना. क्वेश्चंस दिमाग में लाओ और उसका रिलायबल एविडेंस आपके पास होना चाहिए कि पास्ट में ये हादसा हुआ था. इफ आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन कि महाभारत एंड रामायण हुआ था, तो यू शुड टेल मी यस मैम. सो आई विल टेल, give me a proof, because I'm a modern historian. So what I will tell, give me a proof. तो मुझे proof है, बहुत सारे you know what proof available है. So वही हम लोगों को देखने मिलता है कि reliable evidence, जो questions मेरे दिमाग में आते हैं, उसके reliable evidence is very much important. History present a graph of mankind journey with the help of the past human deeds. mankind journey के बारे में बताता है, right? Modern history जो है, प्रेजेंट हिस्ट्री जो है, वो हम लोगों को मैनकाइंड जर्नी के बारे में बताता है. मतलब पुराने जमाने में, राइट? अभी जस्ट मैंने आपसे पूछा कि क्यों हिंदू कम्युनिटी में 7 फेरे होते हैं, तो पहले किसी ने तो प्रैक्टिस किया होगा ना. दैट व्हाट यू नो व्हाट वी आर डूइंग नाउ, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. लाइक आज भी हम लोग उसी कल्चर को, उसी ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं. तो पहले के जमाने में वो हुआ था, राइट? वही चीजें आज हम लोग वही चीजें हम लोगों को देखने मिलता है. आज हम लोग वही चीजें कैरी कर रहे हैं, वही चीजें हम लोग यू नो व्हाट क्या कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं. तो modern historiography deals with the mankind graph, you know what, it showcase the mankind journey. मतलब पुराने जमाने में लोगों की शुरुआत, कल्चर ट्रेडिशंस की शुरुआत कैसे हुई,
ह्यूमन सोसाइटीज की शुरुआत कैसे हुई एंड कैसे हम लोग आज उसको क्या कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हुए आज हम लोग उन चीजों को कंटिन्यू कर रहे हैं, आज उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, राइट। सो हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की जड़ें या मॉडर्न हिस्ट्री के रूट्स जो है वो हम लोगों को कहाँ पे दिखाई देंगे, ग्रीक सिविलाइजेशन। देयर वाज वन पर्सन कॉल्ड हेरोडोटस। अगर हम लोग उस बंदे की बात करेंगे तो हेरोडोटस ने सबसे पहले किताब लिखी थी, दैट इज 5th सेंचुरी बीसीई में, एंड उनकी किताब का नाम था द हिस्ट्रीज। तो आज जितनी भी हिस्टोरियन या मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के रूट्स हम लोगों को ग्रीक सिविलाइजेशन में दिखाई देते हैं, 5th सेंचुरी बीसीई। BCE, that is before common era. The full form of BCE, that is before common era, right? So हम लोगों को ये देखने मिलता है कि 5th सेंचुरी BCE मतलब कॉमन एरा से पहले, राइट। नाउ अभी हम लोगों को सी देखने मिलता है, दैट इज कॉमन एरा चल रहा है अभी। 2000 साल हो गए ना, 2000 ईयर्स हो गए, कॉमन एरा चल रहा है अभी, क्योंकि हम लोग प्रॉपर कैलेंडर्स फॉलो कर रहे हैं, हम लोगों को पता चलता है आज कौन सा डेट है तो कल कौन सा डेट है। सो दिस इज कॉमन एरा। 2 साल पहले जो हुआ था दैट इज कॉल्ड बिफोर कॉमन एरा, मतलब बहुत सारी चीजें कमी थी, हिस्ट्री जो है कोई भी नोट डाउन नहीं किया जाता था। तो यहाँ तक हम लोग ने पढ़ा। अब हम लोग आते हैं 1.3, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी। सो हम लोगों को ये देखने मिलता है यूरोप, वेस्टर्न कंट्रीज, यहाँ पे हिस्ट्री कैसे ग्रेजुअली डेवलप हुआ एंड हाउ हम लोगों ने हिस्ट्री लिखने का तरीका कैसे बदल गया या हिस्ट्री लिखने का तरीका कैसे इन्वेंट हुआ, ये हम लोग देखेंगे। सो सबसे पहले till the 18th century CE, Europe had achieved a remarkable progress in the field of philosophy and science. Scholars by then had came to believe in the possibilities of studying social and historical truth by applying scientific method. Now, the philosophical discussion focused more and more on the objective in history and historiography. Now, सबसे पहले 18th century में लोगों का परसेप्शन जो है वो बहुत हद तक चेंज हो गया, राइट। हम लोगों को देखने मिलता है फिलोसॉफिकल फील्ड में बहुत ज्यादा चेंजेस है। फिलोसॉफिकल फील्ड एज इन हम लोगों को देखने मिलता है कि लोगों का सोचने का नजरिया, राइट। अगर मैं फिलोसॉफिकल फील्ड की बात करूंगी तो जैसे हम लोगों को देखने मिलता है कि लोगों को यहाँ पे सोचने का, फिलोसॉफी एंड साइंस में जो है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुए। चलो साइंस में तो हम लोगों को देखने मिलता है कि डेवलपमेंट बहुत आया। व्हेन आई टॉक अबाउट, जब मैं बोलूंगी रेनाइंसेस पीरियड फ्रॉम 10th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी, ये जो 600 साल का टाइम स्पैन है ना, इसको हम लोग रेनाइंसेस पीरियड बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए थे। 10th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी, ये जो 600 साल का टाइम स्पैन है ना, यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज में अलग अलग साइंटिस्ट उभर के आए और उन्होंने अलग अलग साइंटिफिक रिसर्च किए। दैट्स व्हाई आपके टेक्स्ट बुक में बताया गया है कि साइंटिफिक क्या हुआ, साइंटिफिक फील्ड में प्रोग्रेस हुआ, बट साइमल्टेनियसली फिलोसॉफिकल फील्ड में भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुआ। मतलब क्या कि लोगों ने अपने अपने तरीके से हिस्ट्री लिखना शुरू किया, अपने अपने तरीके से यू नो व्हाट ज्योग्राफिक कंडीशन बताने लगे, अपने अपने तरीके से लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने लगे, लैंग्वेजेस के बारे में बताने लगे। तो फिलोसॉफिकल फील्ड में भी बहुत सारे चेंजेस है, राइट। एंड हम लोगों को ये देखने मिला कि जो रेनेसांस पीरियड था 10th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी, इस टाइम मिडिवल पीरियड भी बोलते हैं इसको। ये जो रेनेसांस पीरियड बोल रही हूँ ना, इसको मिडिवल पीरियड भी कहा जाता है। इस मिडिवल पीरियड में थोड़ा हिस्ट्री लिखने का, अभी हम लोग हिस्ट्री पे आएंगे कि हिस्ट्री लिखने का तरीका भी चेंज हो गया। वो कैसे कि अब हिस्ट्री लिखने के तरीके में उन लोगों ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डाल दिए। मतलब पहले हिस्ट्री जो है वो पूरा इमेजिनेशन पे चलता था, फुल इमेजिनेशन, या अपना मिर्च मसाला ऐड करके उसको शोकेस करना, उसको नरेट करना, ये पहले के जमाने में हिस्ट्री लिखा जाता था या हिस्ट्री उस तरीके से नरेट किया जाता था इमेजिनेशन असम्पशंस पे। मिडिल पीरियड हम लोग को देखने मिलता है कि हिस्ट्री लिखने के तरीके में या हिस्ट्री में हम लोगों को ये देखने मिलता है थोड़ा सा साइंटिफिक प्रिंसिपल उन लोग ने ऐड ऑन किया। Asking questions, that is very much important. Questions पूछना बहुत ज्यादा important है, राइट। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी क्या बोलता है कि क्वेश्चंस पूछो,
और हम लोगों को देखने मिलता है कि यूरोपियन कंट्रीज के जितने भी स्कॉलर्स थे या वेस्टर्न कंट्रीज के जितने भी स्कॉलर्स थे, उन स्कॉलर्स ने हिस्ट्री लिखते वक्त या हिस्ट्री नरेट करते वक्त उन्होंने क्या बताया, दैट सबसे पहले हिस्टोरिकल ट्रूथ जान के लो, राइट, और साइंटिफिक मेथड अप्लाई करो यहाँ पे, rather than focusing on assumptions और imaginations और fictitious story बनाने से बेटर है कि आप उसमें क्या करो, जितने भी हिस्टोरिकल किताबें हैं उसमें साइंटिफिक प्रिंसिपल को ऐड ऑन करो, तो आपको सच्चाई ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगी, राइट। सो prior to the 18th century, all European universities were interested only in the philosophical discourses revolving around the divine phenomena. However, gradually this scenario began to change in 1737 CE. The Göttingen University was founded in Germany. This university, for the first time, had an independent department of history. Later, other German university also became center of historical studies. In 1737 हम लोगों को ये देखने मिलता है कि Göttingen University, oldest university of the Europe, right? आज हम लोगों को देखने मिलता है बहुत in 2019 Göttingen यूनिवर्सिटी जो है वो 9th रैंक पे थी, 9th और 8th रैंक पे थी। 2020 में हम लोगों को देखने मिलता है कोविड आ गया तो ये सब चीजें नहीं हुई, बट Göttingen यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो Göttingen यूनिवर्सिटी हम लोगों को देखने मिलता है एन ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप, राइट, जो हम लोगों को ये देखने मिलता है जहाँ पे हर एक चीज के अलग अलग डिपार्टमेंट है, साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, सोशल साइंस का तो एक अलग से डिपार्टमेंट है, अप्लाइड हिस्ट्री एंड ऑल दैट। तो Göttingen यूनिवर्सिटी में हम लोगों को देखने मिलता है पहली बार एक नई चीज की शुरुआत की थी, राइट, हिस्ट्री लिखने का तरीका उन लोगों ने एक नया तरीका बताया था। सबसे पहले 18th सेंचुरी से पहले जब भी हिस्ट्री लिखा जाता था या हिस्ट्री को नरेट किया जाता था तो व्हाट पीपल यूज्ड टू डू, वो लोग डिवाइन पावर के, यू नो, हिस्ट्री जो है वो डिवाइन पावर के इर्द गिर्द ही घूमता था। देयर इज डिवाइन पावर, यस, वी डू बिलीव इन डिवाइन पावर, देयर इज अ डिवाइन पावर, और जो ये पूरे यूनिवर्स को चला रहा है, राइट, बट वी नो दैट हाउ अर्थ केम इनटू इवोल्यूशन, राइट, या फिर हम लोगों को ये देखने मिलता है कि गॉड एंड गॉडेस, ये सब चीजें हम लोगों को पता है। अदर देन दैट बहुत सारी चीजें है ना, जैसे ह्यूमन कल्चर है, ट्रेडिशन है, सोसाइटीज है, राइट, हर एक सोसाइटी का अपना अपना हम लोगों को देखने मिलता है तरीका होता है, अपना कल्चर होता है, अपना ट्रेडिशन होता है, उसको भी तो बताओ। rather than showcasing on one thing, सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करना, राइट, एक ही चीज पे फोकस करना, मतलब 18th सेंचुरी से पहले क्या होता था, सिर्फ एक ही चीज पे फोकस किया जाता था, राइट, दैट इज डिवाइन फिनोमेना, मींस गॉड, गॉडेस एंड evil power, god and goddess and everything. 18th सेंचुरी के बाद में Göttingen यूनिवर्सिटी ने इस कॉन्सेप्ट को चेंज किया, राइट, उन्होंने क्या बताया, rather than focusing on one point, सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस करने से बेटर है कि आप बाकी की सब चीजें भी बताओ ना। पुराना हिस्ट्री सिर्फ डिवाइन फिनोमेना के बारे में बता रहा है, वी नो दैट, हम लोग इतने साल से पढ़ते आ रहे हैं तो हम लोगों को ये बात पता है, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें है ना। उसके अलावा क्या है, पुराने जमाने का इकोनॉमिक सिस्टम, पुराने जमाने का एग्रीकल्चरल सिस्टम, पुराने जमाने का पॉलिटिकल सिस्टम, पुराने जमाने का कल्चर, ट्रेडिशन, लोगों का रहन सहन, सोशल लाइफ, लोगों की लैंग्वेज, ये चीजें भी तो इम्पोर्टेंट है ना, ये चीजें भी तो हिस्ट्री में आती है ना। तो हम लोगों को वही देखने मिलता है। व्हेन आई टॉक अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री, तो Göttingen यूनिवर्सिटी ने मॉडर्न हिस्ट्री लिखने का तरीका बताया कि सिर्फ एक चीजों पे फोकस मत करो, नॉट, यू नो व्हाट, गॉड, गॉडेस एंड इविल, ये सब चीजें नहीं होती है, इसके अलावा भी हिस्ट्री लिखा जा सकता है। तो हिस्ट्री किसके ऊपर लिखा जा सकता है, पुराने जमाने का इकोनॉमिक पैटर्न, पुराने जमाने का एग्रीकल्चरल पैटर्न, पॉलिटिकल सिस्टम, राइट, लोगों का सोशल लाइफ, इन सब चीजों के ऊपर भी हिस्ट्री लिख सकते हैं, राइट, या हिस्ट्री लिखो, ये Göttingen यूनिवर्सिटी ने बताया। नेक्स्ट इज नोटेबल स्कॉलर्स। Now I'll talk about the notable scholar 1.4, that is notable scholars. The contribution of many scholars are important in the development of historiography. Let us have a look at the contribution of few notable scholars. First is René Descartes. René Descartes was a foremost
among scholars who insist on verifying the reliability of historical document by critically examining them. Among the rules given by him in his book Discourse on the Methods, the following is supposed to have a great impact on scientific method of research. Never to accept anything for true till all grounds of doubt are excluded. फिलोसोफर है रेने डिकार्ड जो है, ही इज अ फ्रेंच फिलोसोफर, राइट. उन्होंने किताब लिखी है दैट इज साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च, राइट. सो हम लोगों को ये देखने मिलता है व्हेन आई टॉक अबाउट द रेने डिकार्ड, उनकी सोच जरा अलग थी. उनका हिस्ट्री लिखने का तरीका अलग था. सबसे पहले हिस्ट्री लिखने का तरीका जो है रेने डिकार्ड ने अपने किताब में बताया, दैट इज साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च. दिस इज द बुक रिटर्न बाय रेने डिकार्ड, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हिस्ट्री कैसे लिखा जाता है या हिस्ट्री कैसे नरेट हम लोग कर सकते हैं. तो उनका तरीका क्या था, रेने डिकार्ड का तरीका क्या था, राइट. तो रेने डिकार्ड का तरीका ये था, हम लोगों को ये देखने मिलता है कि डिस्कोर्स, सॉरी मैंने आपको गलत बुक का नाम बता दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. मैं उसको फिर से व्हाट बोलती हूँ, डिस्कोर्स ऑन द मेथड. मैंने आपको साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च बताया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. डिस्कोर्स ऑन द मेथड ये रेने डिकार्ड की किताब है, डिस्कोर्स ऑन द मेथड. और इसमें उन्होंने बताया है कि हिस्ट्री कैसे लिखा जाता है या हिस्टोरिकल रिसर्च कैसे होते हैं, राइट. डिस्कोर्स ऑन द मेथड ये रेने डिकार्ड की किताब है. अब इसमें उन्होंने बहुत सारे तरीके बताए हैं, राइट. तो उसमें हम लोगों को देखने मिलता है सबसे पहला पॉइंट रेने डिकार्ड क्या बोलते हैं, राइट. रेने डिकार्ड का मानना ये है कि कोई भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जो है उसको क्या करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है, मतलब डीपली स्टडी करना है, जान के लेना है कि एक्चुअल में जो है व्हाट क्या लिखा है उसमें. नहीं समझ में आता है 10 बार पढ़ो 20 बार पढ़ो, बट वो किताब पढ़ो, वो लेटर पढ़ो, वो डॉक्यूमेंट पढ़ो, आर्टिफैक्ट पढ़ो, वो इंस्क्रिप्शन देखो, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, राइट. सो रेने डिकार्ड यही बोलते हैं कि जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है उन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को डीपली स्टडी करना, क्रिटिकली माइन्यूट से माइन्यूट पॉइंट भी क्या करने हैं उसके, पढ़ने हैं, देखने हैं, राइट, एग्जामिन करने हैं. और लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखो, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल द ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड. रेने डिकार्ड यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जब तक आपका डाउट सॉल्व नहीं होता है तब तक व्हाट कोई भी चीज एक्सेप्ट मत करो. अगर सपोज मैं कोई भी किताब पढ़ रही हूँ, कोई भी किताब ले लो, आई एम रीडिंग व्हाट फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूंगी कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की बायोग्राफी पढ़ रही हूँ, so obviously when I'll read that book, what I'm going to do कि मैं करूंगी, मेरे दिमाग में बहुत क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस की उसी किताब में, और जब तक मेरा डाउट नहीं सॉल्व होता है द टाइम मैं वो किताब पढ़ने ही वाली हूँ. जब मेरे पूरे डाउट सॉल्व हो जाएंगे, सो मुझे ये समझ में आएगा कि यस दिस बुक, दिस बायोग्राफी इज ट्रू एंड जो भी हुआ था, राइट, वो सच हुआ था. सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट ये होता है कि रेने डिकार्ड क्या बोलते हैं कि आप हिस्टोरिकल ट्रूथ जो है, जो किताब में लिखा गया है, कोई भी हिस्टोरिकल किताब पढ़ते हो तो उसको तब तक सच मत मानो जब तक आपके पूरे डाउट सॉल्व नहीं होते हैं. एक बार आपका दिमाग में बुक पढ़ने के बाद दिमाग में क्वेश्चंस आए, फिर से किताब रीड करो, तो आपके डाउट स्लोली ग्रेजुअली सॉल्व होते जाएंगे एंड फाइनली यू विल कम टू द कंक्लूजन कि यस इस किताब में ये किताब जो है वो बराबर है करके. ओके, किसी को कुछ डाउट है? एनीवन? मैंने एक चीज छोड़ दी, आपने भी मुझे याद नहीं दिलाया, एंड आई फॉरगेट, दैट इज ये ऑरेंज बॉक्स जो है वो रह गया था आपको पढ़ाना. लास्ट लेक्चर में हम लोगों का रिवाइज करके हो गया था, आई मीन रीड करके हो गया था, नॉट रिवाइज, एक्चुअली रीडिंग हो गया था, बट उसका एक्सप्लेनेशन बाकी था, क्योंकि इस ऑरेंज बॉक्स में बताया गया है कि इस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है या फिर इस इंस्क्रिप्शन में क्या बताया गया है. तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में तो ये पढ़ लिया था, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं.
ओके, मैं ये ऑरेंज बॉक्स आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ कि मे बी ऐसे हो सकता है कि इसके ऊपर आपको पैसेज आए, हो सकता है, वी डोंट नो। Kama picture as in fragment of an earliest inscription, forward marching files of soldiers holding the shield and spear in the spear in scene is seen here. The general in the front. ओके, ये इंस्क्रिप्शन में क्या बताया गया है? इस इंस्क्रिप्शन में समुराई सिविलाइजेशन, समुराई वॉरियर्स, राइट, जैसे हम लोग अगर फॉर एग्जांपल आर्यंस बोला जाता है इनको, या फिर वॉरियर्स जो होते हैं, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में हम लोगों को वर्ण सिस्टम दिखाई देता है। वर्ण सिस्टम एज इन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण बिलोंग टू द अपर कास्ट, ऐसा होता था, राइट। ब्राह्मण्स बेसिकली दे आर, हम लोगों को देखने मिलता है कि वो लोग सब पूजा पाठ वगैरह करते हैं। क्षत्रिय, क्षत्रिय एज इन वॉरियर्स, राइट। तो वो लोगों का काम है कि गांव का या फिर सिटी का, या तो फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि पर्टिकुलर जो कंट्री है, पर्टिकुलर कंट्री को प्रोटेक्ट करना, वो क्षत्रियों का काम होता है। वैश्यास, बिजनेसमैन, वैश्यास आर कॉल्ड एज इन बिजनेसमैन। शूद्रास, लोग कम्युनिटी, जिनका काम है कि बाकी के सब काम करना, जैसे कि टॉयलेट बाथरूम साफ करना, एंड हम लोग को देखने मिलता है कि गंदे कपड़े धोना, एंड सब गांव के बाहर रहना, दैट पीपल आर कॉल्ड शूद्रास। तो हमारे यहाँ पे जैसे क्षत्रिय कहा जाता है, तो क्षत्रियस, क्षत्रियस, हम लोग क्षत्रिय की बात करेंगे तो हम लोगों का काम क्या होता है? पूरे कंट्री को या फिर वो पर्टिकुलर सिटी या अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट करना, वो क्षत्रिय का काम होता है। बेसिकली वो लोग वॉरियर्स होते हैं। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी तो इंस्क्रिप्शन में समुराई सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है, समुराइज के बारे में बताया गया है। समुराइज वे द वॉरियर्स, राइट। तो हम लोगों को देखने मिलता है एक जनरल, एक मुखिया जो है, राइट, चीफ हम लोग जिसको बोलते हैं, चीफ जो है वो सेंटर में खड़ा है और पीछे मार्चिंग चल रही है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, राइट। और वो अपने जितने भी सोल्जर्स हैं उनको ऑर्डर दे रहा है कि हम लोग अभी आगे कैसे वॉर करने वाले हैं। A tradition of recording historical event can be traced back to the Samurai civilization. Samurai civilization is the oldest civilization, राइट। बेसिकली हम लोगों को देखने मिलता है समुराई सिविलाइजेशन जो है वो चाइना, मंगोलिया, जापान, यहाँ पे हम लोगों को ज्यादा देखने मिलता है। तो समुराई वॉरियर्स हुआ करते थे ये लोग, राइट। एंड हम लोगों को देखने मिलता है इवन इराक एंड ईरान, ये सिविलाइजेशन आपको इराक ईरान की तरफ भी दिखाई देगा, आपको चाइना मंगोलिया की तरफ भी दिखाई देगा। मेसोपोटामिया जो ये आई मीन ये जो एरिया का नाम यहाँ पे दिया गया है, ये एक सिटी का नाम है, राइट। एंड हम लोगों को देखने मिलता है आज ये सिटी जो है वो इराक में मौजूद है। तो समुराई सिविलाइजेशन के लोग जो है हम लोगों को देखने मिलता है एशिया में एग्जिस्ट करते थे। तो एशिया में एग्जिस्ट करते थे, तो एशिया में कहाँ पे? इराक, ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, मंगोलिया, यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे, राइट। बट एक्सकवेशन के वक्त मेसोपोटामिया में हम लोगों को ये इंस्क्रिप्शन मिला, और इस इंस्क्रिप्शन में समुराई सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है। करंटली ये सिटी जो है इराक में मौजूद है, राइट। और एक्सकवेशन के वक्त इंस्क्रिप्शन मिला जिसमें हम लोगों को समुराई के बारे में, समुराइज द वॉरियर्स एंड सब, उनका सिविलाइजेशन कैसा था, उनकी सोसाइटी, उनका कल्चर कैसा था, वो हम लोगों को पता चलता है। बेसिकली समुराई सिविलाइजेशन में जितने भी लोग थे वो लोग सब वॉरियर्स थे, राइट। उनका काम ये था, जितने भी मेल मेंबर्स है, बच्चे, बूढ़ों और औरतों को छोड़ के जितने भी मेल मेंबर्स यंग जनरेशन वाले हैं, उनका काम था कि सोल्जर्स बन के, सोल्जर में सोल्जर बनना एंड अपने सिटी को प्रोटेक्ट करना बाहर के लोगों से, राइट। अब इस इंस्क्रिप्शन में बताया गया है अबाउट द समुराई किंग और उनके स्टोरीज और उनके बैटल्स के बारे में, कि उन्होंने कितनी लड़ाइयां, यू नो व्हाट, कितने वॉर्स हुए, कितने बैटल्स वो लोग जीत चुके हैं, कितने यू नो व्हाट बैटल्स दे फोर्ड, इन सब चीजों के बारे में, यू नो व्हाट दे फाउट, इन सब चीजों के बारे में इस इंस्क्रिप्शन में बताया गया है। तो समुराई सिविलाइजेशन और जो समुराई किंग है उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी है, राइट, कितनी जीती है, कितने हारे हैं उनमें से वो, और उनका स्पेशली उनके सोल्जर्स कैसे थे, उनके चीफ जनरल कैसे थे, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। इस इंस्क्रिप्शन को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों को ये पता चलेगा ये इंस्क्रिप्शन 4500 BCE का है। मतलब हेरोडोटस ने हिस्ट्री ये किताब लिखी थी उससे भी 500 साल पुराना ये इंस्क्रिप्शन है,
राइट। एंड हम लोगों को ये देखने मिलता है कि इसमें पूरा समरान किंगडम के बारे में बताया गया है, राइट। और समरान किंगडम दूसरे किंगडम के साथ कैसे झगड़ा कर रहे थे या कैसे उनके बीच में वॉर होता था और कैसे कौन बैटल जीतता था, ये सब इन सब हम लोगों को देखने मिलता है इस इंस्क्रिप्शन में बताया गया है। मतलब ये बहुत पुराना बिफोर कॉमन एरा का हम लोगों को ये इंस्क्रिप्शन दिखाई देता है। मैंने टॉक अबाउट दिस इंस्क्रिप्शन, हम लोगों को ये भी देखने मिलता है ये इंस्क्रिप्शन आज फ्रांस के लवरे म्यूजियम में रखा गया है। ये म्यूजियम वर्ल्ड में सेकेंड रैंकिंग पे आता है और लवरे म्यूजियम में आपको सब पुराने आर्टिफैक्ट्स एंड पुराने इंस्क्रिप्शंस दिखाई देंगे, राइट। सो इस म्यूजियम में आपको दिखाई देगा कि सब पुराने जमाने के इंस्क्रिप्शन, एंड बेसिकली दिस म्यूजियम इज लोकेटेड इन द फ्रांस। ओके, किसी को डाउट है? एनीवन? 1.3 1.4, नो मैम। राइट? किसी को डाउट है? नो? चलो अब हम लोग वोल्टेयर की तरफ बढ़ते हैं। Now I'll talk about the Voltaire. Voltaire, a famous personality, right? He was a French person, right? हम लोगों को ये देखने मिलता है basically he was a French, फ्रांस से बिलोंग करते थे। वोल्टेयर ये इनका पेन नेम है, राइट। वोल्टेयर अगर हम लोग बोलेंगे ना तो इनका ओरिजिनल नाम नहीं है वोल्टेयर का। वोल्टेयर का ओरिजिनल, दिस इज द पेन नेम, मतलब जब भी वो कोई किताब लिखते थे तो वहां पे नीचे वो वोल्टेयर लिखते थे। He never used to reveal his name. वो अपना नाम कभी रिवील नहीं करते थे, अपना नाम कभी किसी को नहीं बताते थे। Voltaire's original name has in Francisco Maria Heroid. He was a French. He opened that along with an objective truth and chronology of historical events, considering the social traditions, trade, economy, agriculture, etc., was also equal important in historiography. It gives rise to the thought that understand all the aspects of human life is important for history writing. Thus, it is said that Voltaire was the founder of modern historiography. सबसे पहले वोल्टेयर, द पेन नेम वोल्टेयर जो है, इनकी राय क्या थी या इनकी सोच कैसे थी, इनकी सोच क्या थी और कैसे थी। वोल्टेयर, उन्होंने ये बताया कि सबसे पहले हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। यस, हिस्ट्री इज लाइक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करो। ही वाज कॉल्ड एज एन फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, राइट। और हम लोग ये बोल सकते हैं फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। नाउ हम लोगों को ये देखने मिलता है कि सबसे पहले कि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ देखो, राइट। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ का मतलब क्या है कि जो भी हिस्टोरिकल किताबें आप लोग पढ़ते हो तो उसमें कितनी सच्चाई है। इवेंट्स देखो, डेट क्या लिखा गया है वो देखो, कितने साल पुराना है। मैन्युफैक्चरिंग ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एज इन यू नो व्हाट, कि सच में इसमें बताया गया है। तो उसमें हम लोगों को ये देखना है कि बाबा कितनी सच्चाई है। ये किताब जो पर्टिकुलर किताब, कोई भी डायनेस्टी के ऊपर अगर मैं किताब पढ़ रही हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ मैं तुजुके बाबरी पढ़ रही हूँ, तुजुके बाबरी इट्स एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ बादशाह बाबर। अगर मैं तुजुके बाबरी पढ़ रही हूँ तो तुजुके बाबरी पढ़ते वक्त मैं उसमें सब चीजें देखने वाली हूँ। व्हाट आई एम गोइंग टू सी द डेट्स, इवेंट्स, फिर उन्होंने कितने बैटल्स, यू नो व्हाट, बैटल्स कितने हुए हैं, तभी के जमाने का कल्चर ट्रेडिशन क्या था, एवरीथिंग, राइट। तो छोटी छोटी चीजों को मैं हाईलाइट करने वाली हूँ, राइट। और उसमें कितनी सच्चाई है ये क्रॉस चेक करूंगी मैं। तो तुजुकी बाबरी इज नॉट एन ओनली बुक जहां पे मुझे मुगल डायनेस्टी के बारे में या मुगल एम्पायर के बारे में पता चलता है। बहुत सारी ऐसे मुगल डायनेस्टीज के ऊपर किताब है, तो मैं वहां पे पढ़ूंगी, वहां से कुछ चीजें यू नो व्हाट सच्चाई जान के लूंगी। सिर्फ एक किताब पढ़ के मुझे सच्चाई नहीं पता चलने वाली है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज लाइक, तुजुकी बाबरी तो मैं पढ़ रही हूँ बट उसमें भी मुझे बहुत सारे डाउट है, राइट। तो मैं उसके रिलेटेड बहुत सारे रेफरेंस बुक पढ़ने वाली हूँ, तो मेरे डाउट्स वहां से सॉल्व होंगे। तब जाके व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि लाइक मुझे यहाँ पे एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव ट्रूथ पता चलेगा। लेटर ऑन मैं हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करूंगी, राइट। मैं हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब सेट करती हूँ तो मैं ट्रांजिशंस देखूंगी, चेंजेस देखूंगी। इससे पहले हम लोगों को देखने मिलता है कि बादशाह तैमूर जो है, इनकी ख्वाहिश थी कि इंडिया में आके इंडिया पे राज करे, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाया, राइट। पर लेटर हम लोगों को ये भी देखने मिलता है कि उनका ये सपना जो है बादशाह बाबर ने पूरा किया। बादशाह बाबर को दिल्ली का तख्त मिला, राइट।
he became the emperor of India, especially दिल्ली. फिर उसके बाद में बादशाह अकबर आए, फिर बादशाह जहांगीर आए, फिर हम लोगों को देखने मिलता है औरंगजेब आए, एंड ऐसे बट उनका खानदान चलते गया. एंड जब ब्रिटिशर्स इंडिया में है तब मुगलों का नामो निशान ही कहीं पे हट गया. सो ये ट्रांजिशन भी मुझे देखना बहुत ज्यादा जरूरी है ना. तो मैंने क्या किया, हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट किया. यस, दैट व्हाट आई हैव डन. मैंने हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट किया है, राइट. बट वॉल्टेयर क्या बोलते हैं कि चलो हम लोग ने ऑब्जेक्टिव ट्रूथ देख लिया, हम लोग ने हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कर लिया, बट द मेन थिंग इज दिस कि हिस्ट्री जो लिखना है हम लोगों को पुराने जमाने के मतलब पुराने जो हाथ से इवेंट हुए थे उसको कंसिडर करना है. पुराने जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है, तो क्यों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, राइट. तो सबसे पहले वो जान के लो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके पीछे की वजह क्या थी. फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उनके पीछे के रीजन जान के लो. वो इवेंट जो है उसको कंसिडर करो, उस इवेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, अहमियत है उस इवेंट की. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, राइट. बहुत इंपॉर्टेंट चेंज था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो हम लोगों को उस इवेंट को कंसिडर करना है. अब जब वो हम लोगों को देखने मिलता है कि जब हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नरेट करते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नरेट करते वक्त हम लोगों को ये देखना है कि तभी के जमाने के लोगों की सोशल लाइफ क्या थी. जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो तभी के लोगों का लोग कौन सी भाषा में बात करते थे, उनका ट्रेडिशन क्या था, उनका कल्चर क्या था, उनका एग्रीकल्चर का पैटर्न कैसा था, ये चीजें भी तो जानना जरूरी है ना. Right. If I'm narrating about Maratha dynasty, if I'm narrating about the Mughal dynasty, या फिर अगर मैं पुराने जमाने की समुराइन सिविलाइजेशन की बात कर रही हूँ तो समुराइन सिविलाइजेशन के लोग वॉरियर तो थे, आई नो इट वेरी वेल, बट उनका सोशल लाइफ कैसे था, कौन सी भाषा में बात करते थे, उनका कल्चर क्या था, ट्रेडिशन क्या था, राइट. उन कौन से भगवान को मानते थे वो लोग. उसके बाद एग्रीकल्चर का पैटर्न कैसा था, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, उनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, ये भी तो जानना जरूरी है. ये सब चीजें वॉल्टेयर बोलते हैं. वॉल्टेयर क्या बोलते हैं कि जब आप पुरानी हिस्ट्री नरेट करते हो किसी भी डायनेस्टी के ऊपर, किसी के ह्यूमन सोसाइटीज के ऊपर, जैसे अगर हरप्पन सिविलाइजेशन, राइट, 1920 में, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, 1920 में एक्सकवेशन हुआ था और हरप्पा एंड मोहनजोदारो सिटी के बारे में पता चला था. When I talk about the Harappan civilization, तो हम लोगों को पता है कि बहुत साल, हजारों साल पहले हरप्पा सिटी हुआ करती थी, राइट. बट उनकी सोशल लाइफ कैसे थी, उनका आर्किटेक्चरल वर्क कैसे था, वो लोग कौन से कस्टम्स को फॉलो करते थे, कौन से ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे, उनका रहन सहन कैसा था, एग्रीकल्चर का पैटर्न कैसा था, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, उनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, ये सब भी जानो. We know about the Harappan civilization, but social life, traditional pattern, trade, economic system, political system, agriculture system, इसको भी जानने की कोशिश करो और इसके बारे में भी लिखो. ये वॉल्टेयर बोलते हैं. ओके, समझ में आया आप लोगों को. सो हम लोगों को ये देखने मिलता है कि इन सब चीजों के बारे में वॉल्टेयर ने बताया. तो वॉल्टेयर ने क्या बताया कि ह्यूमन लाइफ, राइट, एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटीज या ह्यूमन लाइफ के बारे में हिस्ट्री नरेट करो. सिर्फ गॉड, गॉडेस, डीमन एंड ऑल ये सब चीजें नहीं होती है. हम लोग ऑब्जेक्ट हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव ट्रूथ ढूंढेंगे, हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी हिस्ट्री को सेट करेंगे, बट जब भी हिस्ट्री लिखते हो तो सोशल, ट्रेडिशन, ट्रेड, इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर के बारे में लिखो, ह्यूमन लाइफ के बारे में लिखो, राइट. तो उसको एक्चुअल हिस्ट्री लिखना बोलते हैं. दैट्स व्हाई वॉल्टेयर इज कॉल्ड एज एन, उन्होंने इस तरीके से हिस्ट्री लिखा है कि वो ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन लाइफ के बारे में डिस्क्राइब करते थे. पहले के जमाने के लोगों की लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा थी, आज लोग 70, 75, 60 में ही उनकी डेथ हो जाती है. पहले के जमाने के लोग जो है हम लोगों को देखने मिलता है कि वो 120, 130, 200 साल तक जीते थे, राइट. फिर उसके बाद में वो लोग उनके डीड्स, उनके कर्मा, फिर उनके जमाने में हम लोगों को देखने में मिलता है कि वो लोग कौन से कल्चर को फॉलो करते थे, उनका ट्रेड सिस्टम क्या था वगैरह. ये सब वॉल्टेयर ने लिखा है. दैट्स व्हाई वॉल्टेयर इज कॉल्ड एज एन फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. ओके, किसी को कुछ डाउट है? डाउट सब सॉल्व हो गए या फिर जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है?
थोड़ा सा टफ है, आई नो दैट, बट समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकता है। बट अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी, अभी भी आप पूछ सकते हो डाउट है तो। एनीवन? ओके, चलो तो फिर किसी को कोई डाउट नहीं है, दैट्स रियली गुड। हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। नाउ विल मूव टुवर्ड नेक्स्ट पैराग्राफ। हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जाएंगे, दैट इज नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ तो जाने ही वाले हैं। सो उससे पहले एक चीज कर लो, दैट इज नोटेबल स्कॉलर्स। आपको मैं फिर से डू एज डायरेक्टेड बता रही हूँ, मतलब अगर मैं फ्लो चार्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, तो फ्लो चार्ट के बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो नोटेबल स्कॉलर ये आपका क्या आएगा, आपके पास तो होगी ही, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो नोटेबल स्कॉलर ये आपकी हेडलाइन है, मैं आपको फ्लो चार्ट के बारे में बता रही हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाने से पहले, राइट, मैं आपको नोट फ्लो चार्ट बता रही हूँ डू एज डायरेक्टेड। तो दिस इज द सेकंड डू एज डायरेक्टेड ऑफ दिस टॉपिक। तो नोटेबल स्कॉलर यहाँ पे 1.4 जो नोटेबल स्कॉलर आपको बताया गया है अपने टेक्स्ट बुक में, वो आपका हेडलाइन आने वाला है। अब नोटेबल स्कॉलर्स में आपको इन सबके नाम लिखने हैं, रेने डिकार्ट, वोल्टेयर, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच, राइट, हीगल, उसके बाद में लियोपोल्ड। नेक्स्ट पेज अगर टर्न करोगे तो नेक्स्ट पेज पे आता है, दैट इज लियोपोल्ड वॉन रैंकी। फिर उसके बाद में हम लोगों को देखने मिलता है कार्ल मार्क्स। तो नोटेबल स्कॉलर्स में आप लोगों को इनके नाम लिखने हैं, किसके किसके नोटेबल स्कॉलर्स में किसके नाम लिखोगे। अगर आपको ऐसा फ्लो चार्ट आया, नोटेबल स्कॉलर डू एज डायरेक्टेड, तो कार्ल मार्क्स, लियोपोल्ड, हीगल, राइट, वॉल्टेयर एंड रेने डिकार्ट, इनका नाम आपको लिखना है नोटेबल स्कॉलर में। तो ये आपका सेकंड डू एज डायरेक्टेड एज इन सेकंड फ्लो चार्ट है आपके इस टॉपिक का। ओके, डू वन थिंग, 2 मिनट का ब्रेक ले लो, आई ड्रिंक द वाटर एंड ऑल, एंड फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, ओके, सो व्हाट वी विल डू इज हम लोग कंटिन्यू करते हैं अभी। नाउ आई मूव टुवर्ड्स द जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच Hegel theory. Now, here I'm going to talk about the Hegel theory. Yeah, Hegel is the most important person. Hegel is called as the most important person. He was a German philosopher. But आपको पता है कि आज भी Hegel की theory बहुत ज्यादा important बोली जाती है, या कोई भी historian जब हम लोगों को देखने मिलता है कि historical truth narrate करता है, जब history लिखता है, तो वो Hegel theory को पहले refer करता है। That historian is going to refer the Hegel theory because Hegel ने thesis लिखे थे, किताबें लिखी थी, और उस किताबों में उन्होंने बताया था कि हिस्ट्री नरेट कैसे करना है, या हिस्ट्री को नरेट किस हिसाब से किया जाता है, या हिस्ट्री नरेट करने का तरीका क्या होता है, या हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड क्या क्या होते हैं। सो अब हम लोग हीगल के बारे में जान के लेंगे, उनका हिस्ट्री लिखने का तरीका क्या है वो भी जान के लेंगे। सो फर्स्ट आई विल रीड दिस पैराग्राफ। Hegel was a German philosopher. He insisted that an historical reality should be presented in a logical manner. To him, the timeline of historical event was an indicative of progress. Sorry. He also thought the presentation of history is bound to change over a time as new evidence would come forth. With Hegel's philosophy, many scholars were convinced that historical methods were not of lesser quality, thought lesser quality, thought they differed from scientific method. The collections of his lectures and articles is published in a book entitled Encyclopedia of Philosophical Science. He, his book Reasons in History is well known. Hegel theory, ये जो येलो बॉक्स है आपको दिखाई दे रहा है, ये Hegel theory के ऊपर बेस्ड है। बताऊंगी मैं आप लोगों को व्हाट इज अ Hegel theory, राइट।
नाउ हम लोगों को यहाँ पे ये देखने मिलता है कि हीगल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोगों को पर्सन दिखाई देते हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट द हीगल, हीगल हम लोग को देखने मिलता है कि ही वाज अ जर्मन। जो आजकल के हिस्टोरियंस हैं वो हीगल की थ्योरी रेफर करते हैं। हिस्ट्री नरेट करने से पहले, हिस्ट्री लिखने से पहले वो लोग हीगल की थ्योरी पहले रेफर करते हैं, राइट। हीगल जो है हम लोगों को देखने मिलता है वो क्या बताते हैं, हीगल ये बताते हैं कि हिस्ट्री जो है, व्हेन आई टॉक अबाउट द हिस्ट्री या हिस्टोरिकल जो भी हम लोगों को देखने मिलता है, उनका मानना क्या है। हीगल का मानना ये है, या हीगल ये बोलते हैं कि हिस्ट्री जब भी लिखा जाता है, इट इज यू नो व्हाट, हिस्ट्री को लॉजिकल मैनर में बताओ, लॉजिकल मैनर में उसको शोकेस करो, उसमें इमेजिनेशन, assumptions, ये सब चीजें डालने से बेटर है कि व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों को क्या करना है कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री लिखने से हिस्ट्री को लॉजिकल मैनर में शोकेस करना है, लॉजिकल मैनर में पेश करना है। हिस्ट्री इज नॉट अबाउट कि या फिर हम लोग यहाँ पे हमारे यू नो व्हाट assumptions डालेंगे, मुझे ऐसे लगा इसीलिए मैंने यू नो व्हाट, सपोज इफ आई एम एन हिस्टोरियन, मुझे ऐसे लगा तो मैंने लिखा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। लीगली होते हैं कि हिस्ट्री हमेशा लॉजिकल मैनर, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, तो ये लॉजिकल क्वेश्चन हुआ ना, व्हाट इज द रीजन, राइट। जैसे वोल्टेयर बोलते हैं कि हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करो। सबसे पहले हीगल ये सवाल पूछते हैं कि लॉजिक, यूज द लॉजिक, क्यों क्यों हुआ था, क्या वजह क्या थी उसके पीछे, इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने लोग मारे गए, तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, राइट। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो उसको बताना है तो लॉजिकल वे में बताओ, तो कि इतने सोल्जर्स, इतने कैजुअलिटीज थी, इतने लोग मारे गए थे, राइट, इतने सोल्जर्स बच गए, इतने सोल्जर्स हैंडीकैप हो गए, इतने सोल्जर्स की डेथ हुई, राइट। तो यूरोपियन कंट्रीज के इतने जवान लोग मारे गए थे, जवान एज इन हम लोगों को देखने मिलता है 18 to 40 के एज ग्रुप के जो लोग हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत यूरोपियन कंट्रीज को बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, ह्यूमन लॉस हुआ था, राइट, मटेरियल लॉस भी बहुत ज्यादा हुआ था। तो ये सब क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को डिस्क्राइब कर रही हूँ, बट लॉजिकली डिस्क्राइब कर रही हूँ ना मैम, कि कितने कैजुअलिटीज हुए थे, मतलब कितने लोग मरे थे, राइट, तो कितने हैंडीकैप हुए थे, कौन जीता था, राइट। उसके बाद में हम लोगों को देखने मिलता है कौन से नए का इन्वेंशन हुआ था, या कौन से यू नो व्हाट वॉर लाइक इक्विपमेंट्स का इन्वेंशन हुआ था, वॉर के इक्विपमेंट्स का इन्वेंशन हुआ था, कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व थे, तो यूरोपियन कंट्रीज के कितने जवान, 18 to 40 एज ग्रुप के कितने लोग मारे गए, राइट। ये सब क्वेश्चंस मैं पूछने वाली हूँ। सो व्हेन आई विल डिस्क्राइब द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो मैं उसको लॉजिकल वे में डिस्क्राइब करूंगी। हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, सब वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर कहा गया है, राइट, तो वर्ल्ड के सब कंट्रीज उसमें एंगेज थे, नो, उसको टाइटल दिया गया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इट डजंट मीन्स कि उसमें सब वर्ल्ड के सब कंट्रीज मौजूद थे, राइट। जो वर्ल्ड के मेन कंट्रीज थे वो मौजूद थे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इन वर्ल्ड वॉर, क्योंकि हर एक कॉन्टिनेंट के एक एक कंट्री उसमें इन्वॉल्व थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दैट्स व्हाई उसको टाइटल दिया गया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये हुआ, मैंने क्या किया यहाँ पे, हिस्ट्री को लॉजिकल मैनर में सेट किया, वरना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है, तो सब वर्ल्ड के सब कंट्रीज उसमें शामिल थे, सब कंट्रीज ने मिलके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया। सो ये क्या हुआ, ये इमेजिनेशन है, मेरा अजम्पशन है, क्योंकि मैं उसके टाइटल के ऊपर से उसको क्या कर रही हूँ, जज कर रही हूँ ना, मैं टाइटल के ऊपर से बोल रही हूँ, अज्यूम कर रही हूँ, टाइटल के ऊपर से मैं क्या अज्यूम कर रही हूँ कि यस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो वर्ल्ड के सब कंट्रीज उसमें थे, नो, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। तो ईगल यही बोलते हैं कि लॉजिकल मैनर में जितना हम लोग हिस्ट्री को सेट करेंगे उतना बेटर रहता है, और जब भी हम लोग हिस्ट्री को प्रेजेंट करते हैं तो हम लोगों को हिस्ट्री में चेंजेस दिखाई देते हैं, मतलब मैं पुराने जमाने को, अगर पुराने हिस्टोरिकल इवेंट को अगर मैं नरेट कर रही हूँ, लिख रही हूँ, तो हम लोगों को उसमें से उसके चेंज भी देखने चाहिए, चेंजेस भी देखने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बोलेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम लोगों को देखने मिलता है कि सबमरीन्स का इन्वेंशन हुआ था, सबमरीन का इन्वेंशन हुआ था, हैंड ग्रेनाइड बॉम्ब्स, फिर हम लोगों को देखने मिलता है गन मशीन्स एंड ऑल, वॉर टैंक का इन्वेंशन हुआ वर्ल्ड वॉर में, राइट।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फाइटर प्लेन का इन्वेंशन हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबमरीन्स का इन्वेंशन हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त मतलब सबमरीन्स का इस्तेमाल ज्यादा करते थे वो लोग, फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल कर रहे थे। फिर उसके बाद में हम लोगों को देखने मिलता है कि वो लोग हैंड ग्रेनाइट या फिर वॉर टैंक का इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये क्या है, हम लोगों को देखने मिलता है कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था। मैंने टॉक अबाउट द सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में हम लोगों को देखने मिलता है न्यूक्लियर वेपन्स। चेंज दिखाई दिया आपको? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वी वर यूजिंग द वॉर टैंक्स, सबमरीन्स, राइट, इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा था, फाइटर प्लेन्स, हैंड ग्रेनाइट्स का। बट इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम लोगों को देखने मिलता है न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। तो ये चेंज दिखाई दिया। तो जब भी हिस्ट्री नरेट करते हो, कोई हादसा नरेट करते हो, कोई हादसा बता रहे हो, किसी हादसे को डिस्क्राइब कर रहे हो, तो उसमें चेंज जो है वक्त के हिसाब से क्या क्या चेंजेस आए हैं वो भी बताना जरूरी है हम लोगों को। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हादसा हुआ था तो इतने लोग मरे थे, तो इन सब साइंटिफिक चीजों का भी इन्वेंशन हुआ था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ था, so at the time of second world war इन सब चीजों का इन्वेंशन हुआ था। या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम लोगों को देखने मिलता है कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था। इट वाज, द डिस्ट्रक्शन वाज इररिपेरेबल, क्योंकि तभी न्यूक्लियर वेपन्स जो है उसका इन्वेंशन हुआ था। तो ये चेंज जो है मैं बताने वाली हूँ। इफ आई एम एन हिस्टोरियन, मैं अगर हिस्टोरियन हूँ तो मैं ये चेंज बताऊंगी और उस हिसाब से हिस्ट्री को क्या करने वाली हूँ, नरेट करने वाली हूँ। तो हीगल यही बोलते हैं कि जो चेंज है, हम लोग कोई भी इवेंट को नरेट करते हैं तो वो जो चेंज है, वो जो ट्रांजिशन है, वक्त जैसे गुजरता जाता है, जैसे निकलता जाता है, उस हिसाब से जो चेंजेस हम लोगों को दिखाई देते हैं वो चेंज भी हिस्ट्री के वक्त बताना जरूरी है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1917 के बीच में हुआ था, तो तब कैसे हुआ था, या तब कौन से मॉडर्न इक्विपमेंट्स का इन्वेंशन हुआ था। फिर उसके बाद में 1939 से लेकर 1945 के बीच में फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो तब क्या चेंजेस आए थे। तो ओवर द टाइम जैसे वक्त गुजरता गया, कैसे यू नो व्हाट चीजों में चेंजेस आया, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव भी कैसे चेंज हुआ, ये सब भी बताना जरूरी है, ऐसे हीगल बोलते हैं। दैट्स व्हाई हीगल थ्योरी इज वेरी मच फेमस और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बाकी के जितने भी फिलोसोफर्स है, हीगल वाज अ फिलोसोफर, और बाकी के जितने भी फिलोसोफर्स है उन्होंने हीगल के मेथड को अपनाना शुरू किया, क्योंकि उनको एक कहीं पे तो लगा कि हीगल का जो हिस्ट्री लिखने का तरीका है दैट इज टोटली डिफरेंट। वो ये नहीं बोलते कि सिर्फ हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करो, वो ये नहीं बोलते कि जब तक आपके डाउट सॉल्व नहीं होते तब तक हिस्ट्री की किताबें पढ़ो। हीगल क्या बोलते हैं कि वक्त के हिसाब से जो चेंजेस आए हैं उस पे ध्यान दो, फिर उसके बाद में लॉजिकल मैनर में हिस्ट्री लिखो। हिस्ट्री नॉट इज नॉट अबाउट द assumptions and not about the imagination. हिस्ट्री लॉजिकल मैनर में होना चाहिए। जब हिस्टोरिकल किताब पढ़ते तो लॉजिकल क्वेश्चंस आपके दिमाग में बनाना शुरू कर दो, एंड फिर उस हिसाब से उस क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढो, एंड फिर आपको मिल जाएगा। प्लस हीगल ये बोलते हैं कि जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स, आई मीन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है, दे आर नॉट ऑफ लेसर क्वालिटी। मतलब हीगल का मानना ये है कि पुराने जितने भी हिस्टोरिकल किताबें हैं, आर्टिफैक्ट्स है या फिर डॉक्यूमेंट्स है, जो भी चीजें हैं वो कम क्वालिटी की नहीं है, लेसर क्वालिटी की नहीं है वो। मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर सपोज मैं किसी साइंस के लैब में जाके, अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं साइंस के लैब में जाके, अगर मैं किसी साइंस की लेबोरेटरी में जाके, वहां पे जाके अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं वहां पे जा रही हूँ एंड वहां पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, सो दैट इज गुड, आई मीन दैट इज ग्रेट, राइट। और जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है उसका कोई मतलब नहीं, उसकी कोई अहमियत नहीं, नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। पुराने जमाने के लोगों ने, राइट, पुराने जमाने के लोगों ने केव पेंटिंग की है या फिर यू नो व्हाट इंस्क्रिप्शन पे लिखा है, पार्चमेंट पे लिखा है, लेटर लिखा है, तो उन्होंने वो सब क्यों लिखा है, राइट, कि उन्होंने हिस्ट्री को प्रिजर्व करके रखा है कि आने वाले जनरेशन को ये सब चीजें पता चलनी चाहिए। सो दे आर नॉट ऑफ लेसर क्वालिटी। हिस्ट्री है इसीलिए उसको हम लोग फेंक देंगे, नो नो। हम लोगों को हमारे कल के बारे में जानना जरूरी है, तब जाके हम लोग हमारी आज की जिंदगी जी सकते हैं, ये हीगल बोलते थे। सो दैट्स व्हाई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर नॉट ऑफ लेसर क्वालिटी, उनकी अहमियत बहुत ज्यादा है, उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, राइट। सिर्फ क्या करना है, जब भी कोई हिस्टोरिकल रिसर्च करना है तो उसमें साइंटिफिक मेथड होना चाहिए, राइट। जो भी पुराने डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, ऐसे ईगल बोलते हैं,
उसको जानने की कोशिश करो कि उसमें कितनी सच्चाई है, कितना सच है, एंड फिर उसके बाद में क्या करो कि उसको 10 बार पढ़ो, क्रिटिकल एग्जामिन करो, लॉजिकल मैनर में हिस्ट्री लिखो। ये हीगल का तरीका था। उनकी 2 किताबें हैं, दैट इज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस, राइट, एंड रीजन इन हिस्ट्री। फिलोसफी लिखने का तरीका, राइट, कोई भी किताब आप लिखते हो, कोई भी हिस्टोरिकल किताब लिखते हो, तो कैसा मेथड होना चाहिए, मतलब जब आप फिलोसफी लिखते हो, इफ यू आर अ फिलोसोफर एंड इफ यू आर राइटिंग, राइट, आप लिख रहे हो किताब, तो कैसे लिख सकते हो, उसके मेथड्स क्या क्या है, वो हीगल ने बताया। रीजन इन हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री के पीछे की वजह क्या है, क्यों, देयर आर यू नो बट देयर आर मेनी रीजंस। ऐसे नहीं कि पास्ट में जो हादसे हो गए दे आर ऑल मिथ। मिथ हम लोग उसको मिथ नहीं बोल सकते, इट्स नॉट अ मिथ, कुछ तो रीजन होगा ना, इसीलिए वो हादसा हुआ था, राइट। तो ये हीगल बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग इस पैराग्राफ के ऊपर आएंगे, पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस पैराग्राफ के ऊपर आएंगे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये पूरा येलो बॉक्स डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। ये येलो बॉक्स जो है डायलेक्टिक, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी है, व्हाट इज डायलेक्टिक, राइट, या डायलेक्टिक के ऊपर सवाल पूछा जाता है। तो ये जो स्पेशली येलो बॉक्स है वो हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। व्हाट नाउ आई विल डू इज कि नाउ आई विल डू दिस कि मैं ये लियोपोल्ड एंड कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है वो बता देती हूँ आपको, क्योंकि ये सब चीजें हमारी फटाफट हो जाएगी, राइट। कार्ल मार्क्स की थ्योरी, लियोपोल्ड की थ्योरी, बट हम लोगों को देखने मिलता है कि इसके लिए जरा हीगल का जो हीगल थ्योरी है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो बेटर व्हाट आई विल डू इज कि मैं ये खत्म कर लेती हूँ। Now, the next personality is या नेक्स्ट स्कॉलर जो है हम लोगों को देखने मिलता है लियोपोल्ड वॉन रैंकी। लियोपोल्ड वॉन रैंकी के बारे में अगर मैं बताऊं, आगे अगर मैं इनके बारे में बताती हूँ, तो ये भी जर्मन फिलोसोफर थे, जर्मन फिलोसोफर थे, बर्लिन यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते थे। बर्लिन was the capital of Germany, राइट, एंड बर्लिन यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा फेमस थी। वहां पे लियोपोल्ड जो है ही वाज अ, हम लोगों को देखने मिलता है वो वहां के स्कॉलर थे, प्रोफेसर थे। सो पैराग्राफ करते हैं हम लोग। Historiography of 19th century was greatly influenced by the thought of Leopold von Ranke of Berlin University. He spoke about the critical method of historical research. He put emphasis on utmost importance of information gathered through original documents. He also stated that all types of documents associated with the historical events need to be examined and with greatest care. He believed that with the method it was possible to with believe that with this method it was possible to reach the historical truth. He criticized imaginative narration of history. Collections of his articles is published in 2 books entitled The Theory and Practice of History and The Secret of World History. लियोपोल्ड वॉन राइंकी, he was basically वो फ्रांस से बिलोंग करते थे, राइट। उनके नाम से ही हम लोगों को पता चल जाता है दैट ही वाज फ्रांस के थे वो, बट बर्लिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे वो। एंड हम लोगों को देखने मिलता है 19th सेंचुरी में उनकी किताबों से बहुत सारे लोगों को, हम लोगों को ये देखने मिलता है कि बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हुए, राइट। बहुत सारे हिस्टोरियंस को फायदा हुआ 19th सेंचुरी में। मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस जो है, you can see that in 19th century most of the historians they were influenced by Leopold von Ranke. They were the follower of Leopold von Ranke, right. वो लोग लियोपोल्ड वॉन रैंकी को फॉलो करते थे, क्योंकि लियोपोल्ड वॉन रैंकी जो है इनका हिस्ट्री लिखने का तरीका हीगल से अलग था। जितने भी स्कॉलर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, हम लोग किसी को भी कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज सबका हिस्ट्री लिखने का तरीका, हिस्ट्री को नरेट करने का तरीका अलग अलग है, राइट। जैसे रेनी डिकार्ड बोलते हैं, जब तक आपका डाउट सॉल्व नहीं होता है तब तक हिस्टोरिकल किताबें पढ़ते रहो। तो वोल्टेयर क्या बोलते हैं, हिस्ट्री इज नॉट अबाउट द गॉड इज एंड अबाउट द डीमंस एंड ऑल। हिस्ट्री में सोशल ट्रांजिशन भी बताओ, राइट। लोग ह्यूमन सोसाइटी के बारे में बताओ, ह्यूमन डीड के बारे में बताओ, हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करो। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज एन फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो हीगल क्या बोलते हैं, हीगल ये बोलते हैं
कि लॉजिकल मैनर में हिस्ट्री को नरेट करो। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर नॉट ऑफ लेस क्वालिटी, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ होना चाहिए उसमें, राइट, और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव होना चाहिए, साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करो। तो लियोपोल्ड क्या बोलते हैं? लियोपोल्ड का मानना ये है, या लियोपोल्ड ये बोलते हैं कि जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है, या हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करो, गैदर करो। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जितने भी हमारे पास है वो सबको उसको कलेक्ट करना है। इफ मुझे किताब लिखनी है, मुझे कोई भी हिस्टोरिकल हिस्ट्री के रिलेटेड या पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट के ऊपर किताब लिखनी है, तो मैं सब पुराने जितने डॉक्यूमेंट्स है या पुराने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स उनको इकट्ठा करने वाली, और वो मैं ये देखूंगी कि वो सब ओरिजिनल है या नहीं। बहुत सारे फेक भी होते हैं। सबसे पहले व्हाट आई विल डू इज कि मैं ओरिजिनल है नहीं वाली हूँ। सेकंड, मुझे क्या करना है कि वो जितने भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है, राइट, वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जो है वो मुझे बहुत ही प्रॉपर तरीके से उसको हैंडल करना है, बहुत ही केयर के साथ। एंड यू नो व्हाट, क्यों? क्योंकि हम लोगों को देखने मिलता है कि वो डॉक्यूमेंट्स, वो एक ही वैसे ही डॉक्यूमेंट्स हमारे पास, मतलब वो एक ही टाइप के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद है, उसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई सोर्स नहीं है। जैसे इफ आई टॉक अबाउट द अजंता एंड एलोरा केव, तो अजंता केव की अगर मैं बात करती हूँ, तो वो पेंटिंग्स जो है उसके अंदर, अजंता केव के अंदर जितने भी पेंटिंग्स है, अगर उसको किसी ने तोड़ दिया तो हमारे पास क्या हिस्टोरिकल सोर्स रहेगा? दैट्स व्हाई यहाँ पे लियोपोल्ड क्या बोल रहे हैं कि लियोपोल्ड ये बोल रहे हैं ना कि जो भी आपके पास हिस्टोरिकल एविडेंसेस है या जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उसको बहुत ही केयर से एकदम प्रॉपर तरीके से संभालो, उसको अच्छे तरीके से एकदम केयर करो उसका, क्योंकि अगर वो डिस्ट्रॉय हो गए तो वी डोंट हैव अदर सोर्स विद अस, हमारे पास कोई दूसरा सोर्स मौजूद नहीं है, राइट। तो उसको बहुत ही ग्रेटेस्ट केयर के साथ एकदम अच्छे से उसको हैंडल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अब यहाँ पे लियोपोल्ड क्या बोलते हैं? लियोपोल्ड ये बोलते हैं कि सबसे पहले सच्चाई जानने की कोशिश करो, राइट। लियोपोल्ड ये बोलते हैं कि सच्चाई जानने की कोशिश करो, मतलब क्या? जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में कितनी सच्चाई है ये जानने की कोशिश करो, राइट। नाउ उसके बाद में वो एकदम हम लोगों को देखने मिलता है, वो क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब वो इमेजिनेशन के खिलाफ है। एक क्रिटिसाइज मतलब खिलाफ, वो पूरे अपोजिट, मतलब इमेजिनेशन के पूरे अपोजिट है। मतलब क्या उनका मानना क्या है? लियोपोल्ड का मानना है हिस्ट्री इज नॉट अबाउट द इमेजिनेटिव नरेशन। हिस्ट्री को आज हिस्ट्री कोई अजम्पशन नहीं है, या हिस्ट्री मतलब व्हाट, इमेजिनेशन नहीं है। जब हम लोग हिस्ट्री नरेट करते हैं तो इमेजिनेशंस एंड ऑल ये सब चीजें नहीं आती है। हिस्ट्री जब भी नरेट किया जाता है तो उसको लॉजिकल मैनर में नरेट करो। और स्पेशली हम लोगों को देखने मिलता है, यहाँ पे उन्होंने बताया है that all types of documents associated with a historical event needs to be examined। उनका मतलब ये है कि जब भी आप कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, राइट, या कोई भी डॉक्यूमेंट्स विच इज एसोसिएट मतलब क्या? उससे जुड़ा हुआ। एसोसिएटेड मतलब क्या? उससे जुड़ा हुआ। कोई भी हिस्टोरिकल कोई भी डॉक्यूमेंट जो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, उस डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जामिन करो विद ग्रेट केयर। फिर हिस्ट्री इज नॉट अबाउट द इमेजिनेशन, हिस्ट्री इमेजिनेशन नहीं है, हिस्ट्री मतलब इमेजिनेटिव स्टोरी नहीं है, राइट। हिस्ट्री मतलब उसको ओवर एग्जैजरेट करके नहीं बताना है, मतलब बड़ा चढ़ा के एक्स्ट्रा मिर्च मसाला डाल के हिस्ट्री नरेट नहीं करना है। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट, हम लोगों को देखने मिलता है कि जब भी हम लोग हिस्ट्री नरेट करते हैं तो उसमें रीजन होना चाहिए, राइट, या उसमें हम लोगों को देखने मिलता है लॉजिक होना चाहिए। तो उन्होंने 2 किताब लिखी जिसमें उन्होंने बताया द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री कैसे लिखा जाता है एंड हिस्ट्री के थ्योरीज क्या क्या होते हैं, या हिस्ट्री लिखने का तरीका क्या है, या हिस्ट्री कैसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हिस्ट्री की प्रैक्टिस कैसे होती है, ये उन्होंने अपनी किताब में बताया, द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री का सीक्रेट क्या है वो भी उन्होंने बताया, राइट, कि एंटायर वर्ल्ड के हिस्ट्री के बारे में उन्होंने नरेट किया। उन्होंने सिर्फ यूरोपियन कॉन्टिनेंट के बारे में या फिर एशियन कॉन्टिनेंट के बारे में या अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बारे में नहीं बताया उन्होंने।
उन्होंने सब कॉन्टिनेंट्स की हिस्ट्री लिखी है। इन शॉर्ट उन्होंने वर्ल्ड की हिस्ट्री इस किताब में लिखी है, और उस वर्ल्ड की हिस्ट्री क्या क्या बताती है उन सब चीजों के बारे में उन्होंने बताया है। हर एक सिविलाइजेशन, तो वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब क्या, उन्होंने ये नहीं लिखा कि पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री, मतलब उन्होंने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बारे में नहीं लिखा। उन्होंने समुरान सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, फिर उसके बाद में द्रविडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, आर्यन सिविलाइजेशन, हर एक सिविलाइजेशन के बारे में उन्होंने लिखा है। राइट, इसराइल के लोगों के बारे में लिखा है उन्होंने, हर सिविलाइजेशन के बारे में उन्होंने लिखा है, फिर आदिवासी लोगों के बारे में लिखा है। तो ये सब चीजें उन्होंने अपनी किताब द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा है। ओके, डाउट है किसी को? एनीवन? किसी को डाउट है? ओके, देयर इज नो रिस्पॉन्स, मतलब किसी को डाउट नहीं है। गुड। आई नो आप लोगों को थोड़ा बोर हो रहा होगा शायद से, बट वी डोंट हैव अदर ऑप्शन। फर्स्ट और सेकंड टॉपिक थोड़े से बोरिंग है, बट अगर आप इसको सही तरीके से देखोगे तो आप लोगों को मजा भी आएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें हम लोगों को एक्चुअल में पता चलता है कि अलग अलग स्कॉलर्स का माइंडसेट, अलग अलग स्कॉलर का माइंडसेट कैसे था, एंड हिस्ट्री कैसे लिखा जाता है। तो कहीं पे भी आपको ये स्पेशली फर्स्ट और सेकंड टॉपिक पढ़ने के बाद ये आपको रिग्रेशन कभी नहीं होगा कि हम लोग क्यों हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वरना मोस्ट ऑफ द बच्चे कंप्लेन करते हैं व्हाई मैम, व्हाई वी आर रीडिंग हिस्ट्री, राइट। तो आपको रिग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि आपको एटलीस्ट समझ में तो आएगा कि हिस्ट्री क्यों लिखा जाता है या क्यों पढ़ा जाता है, या हिस्ट्री के पीछे की वजह क्या। आज आप लोग जो भी चीजें कर रहे हो ना, व्हाटएवर यू आर डूइंग इन द प्रेजेंट ना, ये पास्ट से रिलेटेड है। अगर पास्ट में वैसे सब हादसे नहीं होते ना, तो आप लोग प्रेजेंट में भी नहीं करते, इसीलिए हिस्ट्री इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। सो नेक्स्ट, सो कार्ल मार्क्स में ये पैराग्राफ रीड करूंगी। इवन कार्ल मार्क्स वाज अ जर्मन फिलोसोफर, बट इनका हिस्ट्री लिखने का तरीका बहुत अलग था कंपेयर टू द। आप लोग बोलोगे मैम अभी आपने कहा कि कंपेयर तो नहीं करना है, पर आप ही कंपेयर कर रहे हो, बट हाँ, कार्ल मार्क्स को और मैं बाकी सब स्कॉलर्स को इसीलिए कंपेयर कर रही हूँ क्योंकि कार्ल मार्क्स का हिस्ट्री लिखने का तरीका एकदम ही अलग था। तो कार्ल मार्क्स वाज अ जर्मन फिलोसोफर, सिर्फ फिलोसोफर नहीं थे। हाँ, कार्ल मार्क्स, व्हेन आई टॉक अबाउट दिस पर्सनालिटी, मैं जब कार्ल मार्क्स के बारे में बताती हूँ, ये जो फोटो आपको दिखाई दे रही है, राइट, व्हेन आई टॉक अबाउट द कार्ल मार्क्स, हम लोगों को ये देखने मिलता है, ये फोटो जिस यहाँ पे आपको ये जो ग्रेट पर्सनालिटी की फोटो दिखाई देती है, वो सिर्फ फिलोसोफर नहीं थे, ही वाज अ हिस्टोरियन, ही वाज अ इकोनॉमिस्ट, ही वाज अ पॉलिटिशियन, राइट। प्लस हम लोगों को देखने मिलता है वो फिलोसोफर भी थे। उनको ओवरऑल सब चीजों का नॉलेज था। ही वाज अ कॉम्बो बेसिकली, वन पर्सन जिसको सब चीजों के बारे में पता है। इकोनॉमिस्ट थे, उनको पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पता था, प्लस हम लोगों को देखने मिलता है कि वो फिलोसोफर थे, प्लस हिस्टोरियन थे। तो चारों चीजों का उनको नॉलेज था, राइट। मीन्स बेसिकली हम लोग जब मैकडी में जाते हैं तो हम लोग कॉम्बो खरीदते हैं ना, तो वैसे कार्ल मार्क्स इज अ कॉम्बो, कि जहाँ पे हम लोगों को देखने मिलता है कि उनको इकोनॉमिक्स के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, उनको हिस्ट्री के बारे में, फिलोसफी, सब चीजों का नॉलेज था। दैट्स व्हाई दैट दिस पर्सन, मैं स्पेशली इन कार्ल मार्क्स को जो है वो कॉम्बो बोलती हूँ, बिकॉज इनको सब चीजों का नॉलेज था, राइट। सो व्हाट आई विल डू, ही वाज अ ग्रेट जर्मन फिलोसोफर। आज भी लोग जो है, या यंग क्राउड जो है, जो कार्ल मार्क्स को दिल से फॉलो करते हैं, वो कार्ल मार्क्स की किताबें पढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स की बहुत सारी किताबें हैं, और उन्होंने एक नया पॉलिटिकल सिस्टम दुनिया को बताया। आज हम लोग ओवरऑल इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करते हैं। ये डेमोक्रेसी के बारे में हम लोगों को पता है, इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेसी फॉलो होती है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड फॉलो डेमोक्रेटिक सिस्टम। वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। कार्ल मार्क्स जरा हटके सोचते थे, तो कार्ल मार्क्स ने एक नया पॉलिटिकल सिस्टम दुनिया को दिया, दैट इज कम्युनिज्म, राइट। अब तक हम लोगों को पता था कि सिर्फ डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल सिस्टम है, या वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज डेमोक्रेसी, इस पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो करते हैं, बट कार्ल मार्क्स ने दुनिया को एक नया पॉलिटिकल सिस्टम दिया, राइट, दैट इज कॉल्ड कम्युनिज्म, राइट। इसीलिए जो यंगस्टर्स है या नए लोग जो है, वो कार्ल मार्क्स के थ्योरी को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, या कार्ल मार्क्स की बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। दैट्स व्हाई व्हाट आई टोल्ड यू, ये बंदा जरा हटके था, कि वो इनकी सोच, उनका थॉट प्रोसेस अलग था, और इसीलिए उनका हिस्ट्री लिखने का तरीका भी अलग है। दैट्स व्हाई मैंने इनको सबके साथ कंपेयर किया, राइट, कि हिस्ट्री लिखने का तरीका और बाकी सब हिस्टोरियंस का, जो स्कॉलर्स ऊपर हम लोगों ने जो देखे हैं, उनका हिस्ट्री लिखने का तरीका अलग है।
Karl Marx, 1818 to 1883. In the later half of 19th century, new schools of thought arose, keeping in view the new thesis formulated by Karl Marx. According to Karl Marx, history was not about the abstract idea. It was about living people. Human relationships are shaped by fundamental needs of people and the ownership as well as nature of prevalent means of production to meet those needs. The accessibility of this means to different strata of life of the society may not be equal. Now, क्या बोलते हैं, हम लोग ने पैराग्राफ तो रीड किया बट बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आई, राइट? कार्ल मार्क्स का बोलने का मतलब क्या है? कार्ल मार्क्स जो है लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी के मिड हाफ में हम लोगों को ये देखने मिलता है एक नया बंदा या एक नया हिस्टोरियन दुनिया को मिला, दैट वाज अ कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स जो है वो ये बोलते हैं हिस्ट्री इज नॉट अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. एब्स्ट्रैक्ट अगेन इमेजिनेशन. एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग बनाते हैं ना हम लोग, मतलब वो ड्राइंग कभी मतलब हम लोग ने बोलते हैं ना इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन, वैसे ही तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं हिस्ट्री इज नॉट अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. इमेजिनेशन नहीं है हिस्ट्री, या assumptions पे नहीं चलता है हिस्ट्री. हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द लिविंग पीपल. अगर मैं आज बैठ के हिस्ट्री लिख रही हूँ ना, अगर सपोज यू नो इफ आई एम एन हिस्टोरियन, अभी क्या कोविड चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, ओवरऑल वर्ल्ड में पेंडेमिक चल रहा है, राइट? तो मैं अभी के जमाने में यू नो बट अभी जो चल रहा है ना, जो लेटेस्ट हादसा चल रहा है ना, मैं उसके बारे में लिखूंगी. 1919 के सॉरी 20 के नवंबर में चाइना से कोरोना वायरस के यू नो व्हाट कोरोना वायरस आया एंड धीरे धीरे हम लोगों को देखने मिलता है 2020 के मार्च तक कोरोना वायरस सब जगह पे फैल गया, राइट? फिर इंडिया में भी आया अप्रैल में, 2020 के अप्रैल में इंडिया में आया एंड स्टिल आज हम लोगों को देखने मिलता है कि इंडिया में उसका सेकेंड वेव चल रहा है. तो लोगों की हालत क्या थी, यहाँ पे कितने लोग मर रहे थे, कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा लोग मर रहे थे, तो बहुत ज्यादा लोग रिकवर भी हो रहे थे, राइट? ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी थी, तो हम लोगों को देखने मिलता है कि बहुत सारे यू नो व्हाट हॉस्पिटल्स में उतने मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स नहीं थे, तो हम लोग वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई एंड ऑल. तो ये सब चीजें मैं लिखूंगी अभी. तो 10 साल के बाद ये हिस्ट्री बन जाएगा, ऑब्वियसली ये हिस्ट्री बन जाएगा. 10 साल के बाद ये जो भी मैंने अभी जो कोविड के ऊपर लिखा है ना, ये हिस्ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा. सो व्हाट एम आई डूइंग नाउ? मैं अभी अगर कोविड के बारे में लिख रही हूँ तो आई एम राइटिंग अबाउट द लिविंग पीपल. मतलब अभी जो हादसा हो रहा है या पेंडेमिक जो चल रहा है उसकी वजह से लोगों की कितनी जान जा रही है या कितना खतरनाक है ये पेंडेमिक, इसके बारे में मैं नरेट कर रही हूँ. 10 साल के बाद ये हिस्ट्री बन जाएगा. तो 10 साल के बाद लोग क्या बोलेंगे कि 10 साल पहले ये पर्टिकुलर पर्सन ने हिस्ट्री लिखी थी और उन्होंने लिविंग पीपल के ऊपर हिस्ट्री लिखी थी, राइट? तो वही कार्ल मार्क्स भी बोलते हैं. कार्ल मार्क्स ने तभी हिस्ट्री लिखा था, तभी कार्ल मार्क्स ने हिस्ट्री लिखा था. तो उन्होंने क्या लिखा था? कार्ल मार्क्स ने ये लिखा था कि ह्यूमन रिलेशन के बारे में बताया था कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान को मदद कर सकता है, कैसे अमीर लोग गरीब लोगों को मदद कर सकते हैं, राइट? कैसे अपर क्लास के लोग लोअर क्लास के लोगों को मदद कर सकते हैं. लोगों के फंडामेंटल नीड्स क्या है, मतलब लोगों की जरूरतें क्या है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ. दिस आर द फंडामेंटल नीड्स. आजकल के जमाने में लोगों की सोशल नीड्स क्या है या फंडामेंटल नीड क्या है? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ. दिस आर द 5 फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल इन 21st सेंचुरी. 21st सेंचुरी में आज ये पांच चीजें लोगों की फंडामेंटल नीड्स है. तो 19th सेंचुरी में लोगों की फंडामेंटल नीड्स क्या थी? फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर्स. ये 3 चीजें, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर्स, ये फंडामेंटल नीड्स थी. खाने के लिए यू नो व्हाट, खाने के लिए रोटी होनी चाहिए, तो पहनने के लिए कपड़ा होना चाहिए, तो रहने के लिए घर होना चाहिए. ये फंडामेंटल नीड्स के बारे में कार्ल मार्क्स बताते हैं. कार्ल मार्क्स का मानना ये है कि जब आप हिस्ट्री नरेट करते हो या कोई भी किताब लिखते हो तो आपको लोगों के फंडामेंटल नीड्स के बारे में बताना है, सोशल लाइफ के बारे में बताना है, राइट? आप लोगों को अगर बताना है तो ह्यूमन रिलेशंस के बारे में बताओ, राइट? ये सब चीजें बताओ. तो हिस्ट्री इज नॉट अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द लिविंग पीपल. कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं? हिस्ट्री लिखना है तो आजकल के जमाने के लोगों के बारे में लिखो. 10 साल के बाद ऑटोमेटिकली वो हिस्ट्री बन जाएगा. तो क्या लिखना है? ह्यूमन रिलेशंस के बारे में लिखो कि कैसे एक इंसान ने दूसरे इंसान की मदद की. लोगों के फंडामेंटल नीड्स क्या है? जैसे अभी कोविड आया, तो कोविड में क्या हम लोगों को कार लेना जरूरी था
या बाइक लेना जरूरी था या मोबाइल फोन लेना जरूरी था। हमारे लिए जरूरी क्या था? खाना था ना। लोग इस पेंडेमिक में ये सोच रहे थे कि पापा मैं नए कपड़े खरीदूं, या फिर यू नो व्हाट, मैं कुछ नई एक्सेसरीज खरीदूं, या मैं नई कार खरीदूं, या मैं नई बाइक खरीदूं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। खाना खाने मिल रहा है और हम लोग जिंदा है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दिस इज यू नो व्हाट, ये क्या है भाई? ये लिविंग पीपल के बारे में मैं बोल रही हूँ, उनके फंडामेंटल नीड्स के बारे में। तो खाना ये फंडामेंटल नीड है। तो मैंने इन सब चीजों के बारे में अभी लिखा। 10 साल के बाद में लोगों को पता चलेगा ना कि ये 10 साल पहले कोविड हुआ था और ऐसा ऐसा हादसा हुआ था, राइट? तो कार्ल मार्क्स ने तभी हिस्ट्री लिखा था, तो तभी उन्होंने सोशल लाइफ के बारे में लिखा था, तभी के जो लोग जिंदा थे उनके बारे में लिखा था, राइट? कैसे तभी ह्यूमन रिलेशंस कैसे थे, तभी कैसे क्लास सिस्टम चलता था, राइट? और जो फंडामेंटल हम लोगों को देखने मिलता है, जो बेसिक नीड्स है, उसका ओनर कौन था, राइट? तो कार्ल मार्क्स जब हिस्ट्री लिखते थे तो हम लोगों को देखने मिलता था कि उन्होंने ये बताया कि अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, इन सब लोगों के बारे में उन्होंने बताया। तो हम लोगों को ये देखने मिलता है कि जो फंडामेंटल नीड्स है, लोगों की जो बेसिक नीड्स है, उसका मेन ओनर कौन है और कौन होना चाहिए, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, राइट? तो अमीर लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो गरीबों के पास कुछ भी नहीं है। अमीर लोगों के पास इतना है कि उन लोग नहीं भी खाएंगे ना, राइट, तो भी चलेगा। उनके पास इतना है कि वो लोग खाना अपना वेस्ट कर रहे हैं। तो गरीबों के पास कुछ भी नहीं है कि उनको एक टाइम भूखा रहना पड़ता है, कभी कभार ऐसे है कि 2 टाइम भूखा रहना पड़ता है। तो इन सब चीजों के बारे में कार्ल मार्क्स ने बताया था, राइट? नेक्स्ट, दिस inequality causes a division of society into classes, leading to a class struggle. According to the Karl Marx, human history is the history of class struggle. As a class that owns the means of production, economically exploit the rest of class. The title and treatise written by him is the most referred book all over the world. Now, उन्होंने क्लास सिस्टम के बारे में बताया। कार्ल मार्क्स ने लिविंग पीपल के बारे में हिस्ट्री नरेट किया है। बट आपको पता है कि कार्ल मार्क्स की जब मैं बात करूं तो कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं कि कार्ल मार्क्स ने क्लास सिस्टम के बारे में बताया है, और जो भेदभाव होता है, जैसे हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम चलता था। महात्मा ज्योतिराव फुले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनकी भी हिस्टोरिकल किताबें हैं, इनकी भी बुक्स हैं। इनकी बुक्स में हम लोगों को देखने मिलता है कि इट इज ऑल अबाउट द कास्ट सिस्टम। वर्ण सिस्टम बताया ना मैंने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो महात्मा ज्योतिराव फुले या फिर हम लोगों को देखने मिलता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनकी किताबों में आपको कास्ट सिस्टम देखने मिलेगा, इंडिया का वर्ण सिस्टम देखने मिलेगा। कि जब ये लोग जिंदा थे या जब ये लोग बुक्स लिख रहे थे, तभी हमारे इंडिया में वर्ण सिस्टम चलता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उन्होंने भी लिविंग पीपल के ऊपर किताब लिखी। तो वैसे ही हम लोगों को देखने मिलता है कि When I talk about the Karl Marx, तो कार्ल मार्क्स ने जब हिस्ट्री नरेट किया था तो कार्ल मार्क्स ने क्लास सिस्टम के बारे में बताया था। सो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द क्लास सिस्टम एंड द कास्ट सिस्टम। कास्ट इज अबाउट वर्ण सिस्टम एंड क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। पैसे के हिसाब से यहाँ पे डिफरेंशिएट किया जाता है। जब कार्ल मार्क्स क्लास थ्योरी के बारे में बताते हैं तो वो क्या बताते हैं कि अमीर लोग अपर क्लास में आते हैं, जिनके पास पैसा है वो मिडिल मीन्स है, एवरेज पैसा है वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, और जिनके पास कुछ भी नहीं है दे बिलोंग फ्रॉम द लोअर क्लास। तो क्लास सिस्टम जहाँ पे हम लोग पैसे से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, पैसे के हिसाब से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, राइट? तो कार्ल मार्क्स ने क्या बताया कि अमीरों के पास सब कुछ है। सोसाइटी को उन्होंने कैसे, सोसाइटी का डिवीजन बताया उन्होंने कि अमीरों के पास सब कुछ है, इतना है कि उन लोगों के पास मतलब यू नो व्हाट, अगर वो लोग नहीं भी खाएंगे ना तो भी चलेगा। या फिर ऐसे नहीं कि नहीं भी खाएंगे, मतलब उनके पास सब चीजें मौजूद है, दे हैव एवरीथिंग विद देम। लाइक रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें चाहिए उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें उनके पास अवेलेबल है। मतलब बेसिक जो चीजें हैं जैसे फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर के अलावा भी उनके पास बहुत सारी लग्जूरियस चीजें हैं, राइट? बट गरीबों के पास कुछ भी नहीं है। अमीरों के पास सब कुछ है, उनके पास यू नो तभी के जमाने में घोड़ा गाड़ी एंड ऑल सब चीजें, वो भी सब चीजें। बट गरीबों के पास एक वक्त की रोटी भी नहीं है। ये क्लास सिस्टम उन्होंने बताया है कि ये जो अमीर गरीबी का भेदभाव है, ये उन्होंने बताया कि कैसे लोअर क्लास को स्ट्रगल करना पड़ता है। लोअर क्लास को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है रोज के खाने पीने में, राइट? रोज एक रोटी का टुकड़ा जो है खाने के लिए
खरीदने के लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इन सब चीजों के बारे में कार्ल मार्क्स ने बताया है। तो कैसे अमीर लोग गरीबों को और एक्सप्लॉइट करते हैं, अमीर लोग जो है गरीबों से ज्यादा टैक्स वसूल करेंगे, उसको अपने खजाने में डालेंगे, गरीबों के ऊपर अत्याचार करेंगे। ये सब चीजें जो है ये कार्ल मार्क्स ने बताई है, कैसे अमीर लोग इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करते हैं, सब चीजें अपने अंडर में लेना। तो ये जैसे मैंने आप लोगों को वर्णा सिस्टम के बारे में बताया, वर्णा सिस्टम के बारे में डिटेल बताया, वैसे ही मैं क्लास सिस्टम के बारे में बताऊंगी। अपर क्लास में कौन आता है, अपर क्लास में किंग्स, मिनिस्टर्स, ये सब अपर क्लास में आते हैं। मतलब तभी जब कार्ल मार्क्स ने बुक्स लिखे थे, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और एक किताब है, तो अपर क्लास में कौन आता है, किंग्स एंड उनके मिनिस्टर्स, ये सब अपर क्लास में आते हैं। मिडिल क्लास में कौन आता है, डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, ये सब मिडिल क्लास में आते हैं। लोअर क्लास में कौन आता है, फार्मर्स, पीजेंट्स, वर्कर्स, लेबर्स, ये सब कौन आते हैं, लोअर क्लास में आते हैं। आई विल रिपीट अगेन, दैट इज अपर क्लास में कौन आता है, किंग्स, मिनिस्टर्स, ये सब अपर क्लास में आते हैं। मिडिल क्लास में कौन आता है, मिडिल क्लास में हम लोगों को देखने मिलता है डॉक्टर्स, लॉयर्स, राइट, या टीचर्स। तभी भी ऐसे हम लोगों को देखने मिलता है कि जिनको लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पता होता है उनको वकील कहा जाता था, एंड डॉक्टर्स भी हुआ करते थे, एंड हम लोगों को देखने मिलता है टीचर्स हुआ करते थे। तो ये सब मिडिल क्लास। लोअर क्लास, वर्कर्स, फार्मर्स, लेबर, पीजेंट, ये सब लोगों को देखने मिलता है कि लोअर क्लास से बिलोंग करता है। अब अपर क्लास के पास सब कुछ है, एक राजा के महल में हम लोगों को सब कुछ दिखाई देगा, मखमल की चादर है, एवरीथिंग ही हैज, लाइक उस पर्टिकुलर किंग के पास। तो जो लोअर क्लास से बिलोंग करता है उसको तो रोज जमीन पे सोना पड़ता है। तो ये जो क्लास सिस्टम है ये कार्ल मार्क्स ने बताया था, स्पेशली उनकी किताब जो है दस कैपिटल। दस कैपिटल में उन्होंने सब क्लास सिस्टम के बारे में बताया है कि कैसे अमीर और गरीब का भेदभाव चलता है, राइट। एंड उनकी ये जो किताब है ये ओवरऑल वर्ल्ड में सब लोग पढ़ते हैं। और एक उनकी किताब है दैट इज कॉल्ड द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें उन्होंने कम्युनिज्म के बारे में बताया। एज आई टोल्ड यू, कार्ल मार्क्स इज द ओनली पर्सन जिन्होंने एक नए पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में लोगों को बताया। डेमोक्रेसी के बारे में तो हम सबको पता है, बट कम्युनिज्म के बारे में ओवरऑल वर्ल्ड को बताने वाले कार्ल मार्क्स ही थे। तो उनकी दो किताबें बहुत ज्यादा लोग रेफर करते हैं, तो दैट इज दास कैपिटल एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ओके, नेक्स्ट लेक्चर, नाउ व्हाट आई विल डू कि मैं यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी, यहाँ पे मैं खत्म करती हूँ आपका लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं आपका ये पूरा टॉपिक ही खत्म करूंगी और आपको इसके ऊपर आंसर्स भी दूंगी, राइट। ये आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा ही टॉपिक हमारा बचा है, ये तो बहुत फटाफट हो जाएगा। दैट इज एनल स्कूल एंड फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी एंड माइकल फुकॉल्ट, जो है ये हमारा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, राइट। सो इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग ये कंप्लीट करेंगे और प्लस हम लोग लीगल थ्योरी भी देखेंगे और मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। ये जो आपको एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस है, राइट, आई होप आपके पास टेक्स्ट बुक भी होगी, तो ये सब क्वेश्चंस के आपको आंसर्स भी दूंगी मैं, राइट। और नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। दैट्स इट फॉर डे। आपको अगर कुछ भी डाउट है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी अभी, आपको कुछ भी अगर डाउट है, सो व्हाट यू विल डू, आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में पूछो, मैं आपके सब डाउट क्लियर करूंगी। ओके, दैट्स इट फॉर द डे, हैव फन, मजे करो, बाय गाइस।